हाय एवरीवन, वेलकम टू द बेयर मिनिमम एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 2 जनवरी 2023 की द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर एनालिसिस। But before I start, I just want to say one thing that in case you find these videos helpful, you can always let me know that by commenting below, liking the video and subscribing to my channel if you haven't done that. तो आज की वीडियो का पहला आर्टिकल द हिंदू का एक आर्टिकल है, सेंटर स्टेट्स टू जॉइन हैंड्स टू प्रमोट मिलेट्स कंजम्पशन, और दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। इसी के साथ इंटीग्रेट करते हुए हम इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन्ड सेक्शन का भी एक आर्टिकल डिस्कस करेंगे मिलेट्स के ऊपर। तो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि दो तरह के क्वेश्चंस आपके यहाँ से कवर होते हैं। पहली बात तो एक छोटा सा क्वेश्चन अगर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे आता है तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है जो हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। ओके तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में क्या होता है, जहां पे जो केंद्रीय सरकार है, द सेंट्रल गवर्नमेंट एक्ट्स एज अ फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड फॉर द स्टेट गवर्नमेंट्स। तो दोनों कॉमन इश्यूज जो भारत के लिए या कॉमन इंटरेस्ट है दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए, दे वर्क टुगेदर ऑन देम, दैट इज नोन एज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो उसका एक एग्जांपल, साथ ही में आप जानते हैं कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो GS3 में एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एक इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। और साथ ही में देखिए, आप जानते हैं कि यूपीएससी के मेंस में अब कम से कम 2 से 3 पार्ट्स होते हैं एक क्वेश्चन के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मिलेट्स पे कोई क्वेश्चन आ जाएगा, व्हाट इज द ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिलेट्स, तो वो हम डिस्कस कर चुके हैं कि गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, यहाँ पे कौन कौन सी तरह की मिलेट्स उगती हैं। सो ऑल ऑफ दैट। साथ ही में उसका दूसरा पार्ट हो सकता है कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स जो है 2023 का, ये तो एक स्मॉल स्टेप है, दिस इज एन इंटरमीडिएट स्टेप, लेकिन लॉन्ग टर्म में कैसे हम मिलेट्स को एक्सेसिबल बना सकते हैं, मिलेट्स को एक स्टेपल डाइट बना सकते हैं। क्योंकि देखिए, जो राइस और व्हीट आपको आज लगता है कि पीडीएस के थ्रू या फिर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत इतना ज़्यादा एक्सेसिबल बन गया है कि 2 रुपए, 1 रुपए और 3 रुपए के दामों पे मिलता है। अब तो खैर वो भी फ्री हो गया है 1 साल के लिए। तो पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। राइस और व्हीट यूज टू बी रिच मैन फूड। तो उस समय पे एक एक पुअर फैमिली केवल ड्रीम ही देख सकती थी राइस और व्हीट को खाने का। तो सरकार ने कुछ स्टेप्स लिए और इसीलिए आज राइस और व्हीट हमारे भारत की एक स्टेपल डाइट है। तो अगर हमें मिलेट्स को भी उसी, देखिए इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स जो है वो यूनाइटेड नेशंस को हमने सजेस्ट किया था, इंडिया ने सजेस्ट किया था। नाउ दैट इट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड, ऑफ कोर्स सबसे पहला स्टेप भी इंडिया की तरफ से ही आना चाहिए। तो इसीलिए इफ वी वांट टू रीच टू अ लार्जर एक्सटेंट, हम मिलेट्स को सच में फार एक्सेसिबल बनाना चाहते हैं, वी विल हैव टू टेक अ लॉट ऑफ एफर्ट्स। तो इसीलिए इंडियन एक्सप्रेस के उस आर्टिकल को भी हम डिस्कस करेंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम 4 से 5 पॉइंट्स आपको वहां से मिल जाएंगे, लेकिन बिफोर दैट वी विल हैव टू कवर दिस आर्टिकल। In an effort to promote cultivation and consumption of millets on a larger scale, the Union government, with the help of various states and Indian embassies around the globe, has launched, तो फाइनली संडे को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स को लॉन्च कर दिया गया है हमारी केंद्रीय सरकार ने, बाकी स्टेट गवर्नमेंट्स की हेल्प के साथ, और साथ ही में इंडियन एम्बेसीज जो भी हर कंट्री में स्थित हैं उनके सहयोग के साथ। यूनियन मिनिस्ट्रीज, स्टेट्स एंड इंडियन, नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आपके लिए। देखिए, अगर एग्रीकल्चर पे एसए का भी क्वेश्चन आता है तो आप बहुत कुछ लिखेंगे, आप हर डायमेंशन को टच करेंगे, क्योंकि एग्रीकल्चर पे भी क्वेश्चन आता है ऐसे में, ठीक है। तो व्हाट वुड यू राइट, आप एग्रीकल्चर में डबलिंग फार्मर्स इनकम पे लिखेंगे, किस तरह की प्लाइट है, बहुत सारी चीजें लिखी जा सकती हैं। तो अब कैसे आप एग्रीकल्चर को चेंज कर सकते हैं, कैसे ग्रीन रेवोल्यूशन 2.0 आना चाहिए जिसमें क्लाइमेट रेजिलियंट क्रॉप्स आनी चाहिए। तो क्लाइमेट रेजिलियंट क्रॉप्स का अगर बात होगी तो मिलेट्स के बारे में लिखेंगे। तो ये सारी चीजें एक होलिस्टिक एसे प्रोवाइड करती हैं आपके लिए। तो यहाँ पे आप ये एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं अगर आप एसे लिख रहे हैं एग्रीकल्चर पे, कि व्हाट सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट वुड डू टुगेदर। क्या होगा अब 2023 में, क्योंकि 2023 शुरू हो गया है, तो हर महीने, ठीक है, तो जैसे अभी जनवरी है, जनवरी का महीना दिया गया है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स को, ठीक है। अब इस यूनियन मिनिस्ट्री के साथ कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स होंगी जो जनवरी के महीने में फुल फ्लेजेड तरीके से सेमिनार्स, वेबिनार्स, टॉक शोज, वर्कशॉप्स कंडक्ट करेंगी। तो ये महीना बेसिकली इन पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट्स और इस पर्टिकुलर यूनियन मिनिस्ट्री को दिया गया है, एलोकेट किया गया है। फोकस्ड मंथ अप्रोच अडॉप्ट की गई है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो फोकस्ड मंथ अप्रोच में क्या होगा, ये यूनियन मिनिस्ट्री और ये सारी स्टेट गवर्नमेंट्स अपने स्तर पे बहुत सारी एक्टिविटीज कंडक्ट करेंगी, बहुत सारी आय
YM इवेंट्स कंडक्ट करेंगी। तो वैसे ही अगला महीना फरवरी का मंथ किसी और मिनिस्ट्री को दिया जाएगा और किसी और स्टेट गवर्नमेंट्स को दिया जाएगा जो अपने लेवल पे बहुत सारी एक्टिविटीज कंडक्ट करेंगी। तो अब जैसे जनवरी के महीने को स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को दिया गया है, तो अब आप सोचेंगे व्हाट वुड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री डू? क्या कर सकती है स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री? एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को देना चाहिए था या फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को देना चाहिए था। व्हाट हैज गॉट स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री टू डू विद इट? ओके, तो हम देखते हैं कि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री क्या करेगी। तो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने 15 एक्टिविटीज अगले 15 दिन के लिए प्लान आउट की हैं, जिसमें क्या होगा, स्पोर्ट्स पर्सन्स, एथलीट्स, डाइटिशियंस, न्यूट्रिशनिस्ट्स, इन सबको एंगेज किया जाएगा ताकि आप मिलेट्स के बारे में बेसिकली अवेयर कर पाए। क्योंकि देखिए, आप खुद सोचिए, मिलेट्स में बहुत ज्यादा प्रोटीन कंटेंट होता है। तो ऑल दीज डाइट्स आउट देयर जो बहुत कहती हैं कि कार्ब्स कम करना है, सो दैट मसल गेन हो एंड ऑल ऑफ दैट, है ना, तो वो प्रोटीन्स जब वहां से मिल रहे हैं, तो इसीलिए इस चीज के बारे में अवेयरनेस जनरेट करने के लिए, तो इसीलिए फिट इंडिया ऐप भी लाई गई है, जिसके थ्रू इसको एम्पलीफाई किया जाएगा, इन एफर्ट्स को, और बताया जाएगा आम जनता के लिए भी। ठीक है, सो दिस वुड बी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के एफर्ट्स। तो साथ ही में क्या होगा, और केरला और तमिलनाडु और पंजाब में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी क्या करने वाली है, ईट राइट मेलास, तो एग्जीबिशंस होंगी, जैसे फूड फेस्टिवल्स होते हैं वैसे ही फूड फेस्टिवल्स होंगे जिसमें मिलेट्स के प्रोडक्ट्स बिकेंगे, और डिशेस, डेलिकेसीज होंगी, तो इस तरह की चीजें। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स हैं जो आप लिख सकते हैं अपने एस्से में भी। और साथ ही में आपके लिए अगर मिलेट्स पे क्वेश्चन आता है तो एक एग्जांपल है आपके लिए जो आप जरूर लिखेंगे, फोकस्ड मंथ अप्रोच ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, और ये साथ में स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का एक एग्जांपल। तो वैसे तो अभी जब तक आप मेंस लिखेंगे और महीने बीत जाएंगे, तो अगर और कोई इंटरेस्टिंग एग्जांपल आपको मिले तो आप जरूर लिखिएगा। ओके, तो यहाँ पे हमने ये कंप्लीट कर लिया। अब हमें इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल डिस्कस करना है। अब देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इस पूरे आर्टिकल को जितना इलेबोरेट मैनर में डिस्कस कर सकते हैं हम करेंगे, लेकिन आपके लिए चीजें इलेबोरेट मैनर में डिस्कस करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उसमें से क्या एक्सट्रैक्ट करेंगे, जो आपका इस आर्टिकल का यूटिलिटी है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। व्हाट पॉइंट्स वुड यू राइट फाइनली, अल्टीमेटली, वो मैटर करता है। तो अगर आप खुद से ये नहीं कर पाएंगे, डो नॉट वरी, मैं अपनी तरफ से एक्सट्रैक्ट करके दूंगी कि आप किस तरह से यहाँ से 4 से 5 पॉइंट्स निकाल सकते हैं। ओके, तो अभी आप अपना ध्यान सिर्फ और सिर्फ समझने पे दीजिएगा। ऑलराइट, मैं साथ साथ बताती रहूंगी और एंड में आई वुड मेंशन दोज पॉइंट्स। ओके, तो यूनाइटेड नेशंस ने फाइनली डिक्लेयर कर दिया है 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिल्स। अब देखिए एक और चीज, अगर ऐसे विश्व गुरु, जो हम बहुत सारे पॉइंट्स विश्व गुरु कैसे इंडिया होगा, कैसे बन सकता है, क्या कॉन्सेप्ट है विश्व गुरु का, ये हम देख चुके हैं। इंडिया का राइजिंग स्टैचर एट द ग्लोबल लेवल, ये सारे इस तरह का कोई ऐसे आता है, या फिर इस तरह का कोई ऐसे में भी एग्जाम्पल, ऐसे में भी कोई क्वेश्चन आता है, तो क्योंकि ऐसे में इंटरनेशनल अफेयर्स पे भी क्वेश्चंस आते हैं, सोशल इश्यूज पे भी क्वेश्चन आते हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी क्वेश्चन आए, बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो आप जरूर लिख सकते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, वो इंडिया के बिहाफ पे बनाया गया है, इंडिया के सजेशन पे बनाया गया है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट। तो ये दिखाता है कि इंडिया की सॉफ्ट पावर कहाँ पहुंच चुकी है। इंडिया की सॉफ्ट पावर अब सीमित केवल और केवल बॉलीवुड तक या फिर हमारे क्रिकेट तक नहीं सीमित रह गई है। इंडिया इज राइजिंग इन एवरी पर्टिकुलर सेक्टर, तो आप ये सॉफ्ट पावर में भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। सो यू गेट अ लॉट फ्रॉम इट। ओके, तो अब हम ये देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। सिंस दैट वॉज एन ऑन इनिशिएटिव ऑफ इंडिया, अब देखिए यहाँ पे भी वही चीज लिखी है जो मैंने आपको बताया था, क्योंकि अब ये हमारे ही इनिशिएटिव पे शुरू किया गया है, और तो इसीलिए हमारा कुछ और एफर्ट्स करना जरूर बनता है। हम केवल इतने पे ही सीमित नहीं रह सकते कि स्पेशल मिलेट्स लंच हो गया जो पार्लियामेंटेरियंस के लिए और जर्नलिस्ट के लिए हमने देखा अभी रिसेंटली, और या फिर अभी अवेयरनेस कैंपेन्स, या फिर ये जो फिट इंडिया कैंपेन, ये सब कुछ जो चल रहा है, इतना तक हम सीमित नहीं रख सकते। वही चीज जैसे मैंने आपको बताया था शुरुआत में कि जब राइस और व्हीट को एक स्टेपल डाइट बनाने की बात की गई तो उसमें बहुत साल लगे, ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, एक बहुत लंबा समय लगा है, तब जाके हम आज खड़े हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसका भी सिर्फ एक ही साल है ना, 2023, तो केवल एक ही साल है। एक साल में क्या हो जाएगा, एक साल में हर घर तक पहुंच जाएगा, मिनट्स एक्सेसिबल बन जाएगा? नहीं हो सकता। तो एक लॉन्ग टर्म अप्रोच क्या होनी चाहिए, हमें उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो वही उसी पर्सपेक्टिव से इस आर्टिकल को लिखा गया है। ओके, तो सो व्हाट कैन द गवर्नमेंट्स डू, तो देखते हैं गवर्नमेंट्स क्या कर सकती हैं। द पॉजिटिव्स ऑफ मिलेट्स, तो सबसे पहले तो क्यों मिलेट, क्यों खाने चाहिए मिलेट।
सबसे पहले मिलेट इसीलिए खाने चाहिए क्योंकि राइस और व्हीट के कंपैरिजन में इसमें ज़्यादा मिनरल्स हैं, ज़्यादा विटामिन्स हैं, ज़्यादा डाइटरी फाइबर है। ठीक है, तो ये क्लीशे एक दो वर्ड आप ज़रूर लिखिए, इसके बिना कहीं ना कहीं आंसर, आई अंडरस्टैंड कि इससे कोई बहुत कॉन्क्रीट सब्सटेंस ऐड नहीं होता है आपके आंसर में, पर इसके बिना आंसर भी अधूरा है। ठीक है, तो आप ज़रूर लिखें इट हैज़ गॉट अ बेटर मिनरल प्रोफाइल, विटामिन प्रोफाइल, डाइटरी फाइबर प्रोफाइल, अमीनो एसिड प्रोफाइल, तो आप ज़रूर लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए क्या हुआ, एक तो हेल्थ पर्सपेक्टिव, तो पहला पॉइंट तो आपको यहीं से मिल गया कि हेल्थ पर्सपेक्टिव से क्या होगा कि इट इज बेटर, तो इसीलिए इसको प्रमोट किया जाना चाहिए क्योंकि आप जानते हैं कि डायबिटिक पेशेंट सबसे ज्यादा भारत में है। ठीक है, सबसे बड़ा काउंट डायबिटिक पेशेंट्स का भारत से आता है, तो ऑफ कोर्स जब ये ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ने से रोकते हैं अगर मिलेट्स राइस और व्हीट की तरह कंट्रीब्यूट नहीं करते राइजिंग ब्लड शुगर लेवल्स में, तो व्हाई नॉट प्रमोट बाजरा, ज्वार, रागी। ओके, तो साथ ही में इसमें आयरन, जिंक, तो पहला पॉइंट तो आपको यहीं से मिल गया कि हेल्थ प्रोफाइल, पहला पब्लिक हेल्थ की पर्सपेक्टिव से डायबिटीज के ऊपर आप लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे लिखा है आयरन, जिंक, प्रोटीन लेवल्स कंपेरेबल टू दैट ऑफ व्हीट बट इट्स ग्लूटेन फ्री एंड हैज मोर फाइबर, द रोटीज फ्रॉम बाजरा। तो यही चीज यहाँ पे लिखी है कि अगर आप बाजरा की रोटी खाएंगे, बाजरे की रोटी खाएंगे तो आपको काफी लंबे समय तक यू वुड फील फुल, ओके, कि आपका पेट भरा हुआ है, बिकॉज बाजरा टेक्स अ लिटिल लॉन्गर टू डाइजेस्ट। ओके, सिग्निफिकेंटली एडर, तो यही देखिए, अगर आप खुद सोचिए जब कोई डाइट पे है और वो एक सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ फूड खाता है, लेकिन किसी कारणवश आप एथलीट हैं तो आपको एक पर्टिकुलर डाइट, स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करनी पड़ रही है, तो अगर आप बाजरे की रोटी खा लेंगे सो यू वुड फील फुल फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, एंड हेंस इस तरह की बातें बताई जाएंगी फिट इंडिया ऐप के थ्रू। ओके, द सेम न्यूट्रिशनली, तो पहला पॉइंट यहाँ पे खत्म होता है। अब दूसरा पॉइंट यहाँ से क्या शुरू होता है, दूसरा पॉइंट शुरू होता है हिडन हंगर का। है हिडन हंगर क्या होता है, ये जब भी आप ग्लोबल हंगर इंडेक्स पे अगर क्वेश्चन आता है, जो बिल्कुल आ सकता है क्योंकि हमारी रैंकिंग पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, नेपाल से भी पीछे है, ऑल्दो ये एक बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल इशू है, इस पे आई नो भारत का क्या स्टैंड है, बट नॉनदलेस क्वेश्चन तो क्वेश्चन है, आपको कुछ ना कुछ तो क्रिटिसिज्म में भी लिखना पड़ेगा, तो आप बिल्कुल जब पूरा आंसर लिख लेंगे तो एक सजेशन, क्योंकि हम इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो एक सजेशन में, एक वे फॉरवर्ड में आप क्या लिख सकते हैं कि हिडन हंगर का एक कॉन्सेप्ट है, उसके साथ डील करने के लिए मिलेट्स है ना, जो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट के थ्रू और प्रमोट किया जा सकता है। ओके, हिडन हंगर क्या होती है, ऐसा नहीं है कि आपका पेट भर जाएगा, आप कैलोरी डेफिसिट में भी नहीं है, कैलोरीज भी पूरी हो रही हैं, पेट भी भर रहा है, लेकिन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी तक नहीं पहुंच रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आप उस तरह का खाना खा रहे हैं, अब राइस में, व्हीट में प्रॉपर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है ही नहीं। अगर आप पूरे दिन सिर्फ चपातीज ही खाते रहेंगे, कोई सब्जी है ही नहीं साथ में, तो फिर क्या होगा, माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी होगी। इसे हम हिडन हंगर कहते हैं, छुपी हुई भूख। भूख तो बढ़ रही है, आपको पता भी नहीं है कि आपको भूख लगी हुई है, बट देयर इज समथिंग डेफिशिएंट इन यू। तो देखिए, ये कुछ कीवर्ड्स हैं, हिडन हंगर। अभी भी हम आगे कुछ कुछ ऐसे कीवर्ड्स डिस्कस करेंगे जो मैं बहुत सिंसियरली आपको सजेस्ट करती हूँ कि आप लिखिए। ओके, तो हिडन हंगर के साथ डील करने के लिए, तो आप यहाँ पे भी दूसरा पॉइंट यहाँ से ये लिख सकते हैं, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, तो इतनी रैंक है, लेकिन एक एस्पेक्ट जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स भी कवर नहीं करता वो हिडन हंगर का है, और हम उसको कर्ब कर सकते हैं, उसको डील कर सकते हैं मिलेट्स के माध्यम से, क्योंकि माइक्रो न्यूट्रिएंट काफी ज्यादा है मिलेट्स में। ठीक है, तो ये यहाँ पे लिखा है न्यूट्रिशनल एडवांटेजेस अपार्ट मिलेट्स आर हार्ड। अब देखिए, तीसरा पॉइंट यहीं से मिल जाता है आपको, न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट्स हमने सारे डिस्कस कर लिए। तो तीसरा तो क्लाइमेट रिजिलियंस, क्योंकि वी आर हैविंग सो मेनी टॉक्स अबाउट, अब देखिए बार बार जो एडवांस्ड सो कॉल्ड कंट्रीज हैं, जो वो हमें क्या कहती हैं, भारत को क्या कहती हैं कि आप क्या करिए, आप राइस उगाना बंद कर दीजिए। वाई, क्योंकि पैडी क्या होता है, जब आप उसे ग्रो करते हैं तो बहुत सारा मिथेन निकलता है, बट ऑफ कोर्स इंडिया एक एग्रेरियन इकोनॉमी है, हम इस स्टैंड को कंप्लीटली डिनाउंस करते हैं कि हम ऐसा नहीं कर सकते। पहली बात तो ग्लोबल वार्मिंग आपने की, ठीक है, लेकिन फिर भी इंडिया और चाइना जैसी कंट्रीज, जो हम इमर्जिंग है लेकिन हमारा कोई कंट्रीब्यूशन है ही नहीं, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल कंट्रीब्यूशन है हमारी जैसी कंट्रीज का ग्लोबल वार्मिंग में, आप तो कब से डेवलप कर रहे हैं, लेकिन तब भी हम अपनी पार्ट पे रिन्यूएबल एनर्जी, एथेनॉल ब्लेंडिंग, ये सब कुछ कर रहे हैं। उसके बाद आप हमें कहते हैं कि राइस खाना छोड़ दो, राइस उगाना छोड़ दो, जब हमारे पूरी कंट्री का स्टेपल डाइट ये है। हाउ इज दिस इवन पॉसिबल? लेकिन कहीं ना कहीं इंडिया को ये बात पता है, ओके फाइन, वी हैवंट कंट्रीब्यूटेड टू इस तरह का ग्लोबल वार्मिंग, पर अपने लेवल पे हमें पता है कि क्लाइमेट रिजिलियंस बहुत जरूरी है। पानी की कमी, इराटिक रेनफॉल, ये चीजों से तो हम भी ग्रस्त है ना। ठीक है, हमने कंट्रीब्यूट नहीं किया तो ग्लोबल वार्मिंग हमें तो नहीं बख्श देगी, हमें कुछ स्टेप्स तो लेने पड़ेंगे। इसीलिए अगर हम ड्राउट रेजिस्टेंट क्रॉप्स और क्लाइमेट रेजिस्टेंट क्रॉप्स उगाना चाहते हैं, मिलेट्स ऑफ कोर्स
इज आर ऑप्शन, इट हैज टू बी आर ऑप्शन। तो कैसे हो सकता है क्लाइमेट रेजिलियंट क्रॉप्स, कैसे हैं ये? देखिए सबसे पहली बात तो राइस और व्हीट को उगने में जो इनका लाइफ साइकिल है, जो ड्यूरेशन है, वो 115 से 150 दिन का है। लेकिन जो मिलेट्स हैं उनकी पूरी जो साइकिल है वो कंप्लीट हो जाती है 70 से 100 दिनों के बीच में। ठीक है, लोअर वाटर रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो देखिए जब इतना कम टाइम है तो कोई भी अगर स्टॉर्म है या कुछ भी इस तरह का हो रहा है तो वो दिस स्टैंड बाय हिट, इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होता। साथ ही में पानी बहुत ज्यादा कम चाहिए, तो जो ग्राउंड वाटर टेबल में डिप आ गया है, इरिगेशन के लिए जो पानी इतना जा रहा है, आपको ये बात पता है कि सबसे ज्यादा पानी हमारा जो फ्रेश वाटर है या वाटर है वो कहाँ जा रहा है? एग्रीकल्चर में, इरिगेशन में, या फिर इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए। तो आप इतना पानी नहीं पीते, अगर आपको लग रहा है आप तो बहुत पानी पीते हैं, सारे 6-6 लीटर पानी पीते हैं आपके घर में, तो सबसे ज्यादा ड्रिंकिंग वाटर में, नो नो नॉट एट ऑल, इरिगेशन और इंडस्ट्रियल यूज में। तो अगर हम इरिगेशन का ये वाला एस्पेक्ट कर्व कर देंगे तो कहीं ना कहीं ग्राउंड वाटर स्टेबिलिटी आ जाएगी। ओके, तो यहाँ पे लो वाटर रिक्वायरमेंट है। तो अगर हम देखें राइस और व्हीट को कंपेयर करें, राइस और व्हीट के लिए 600 से 1200 mm के करीब पानी चाहिए, और इसमें 350 to 500। तो देखिए कितना बड़ा डिफरेंस है। एंड एबिलिटी टू ग्रो इवन ऑन पुअर सॉइल्स, तो पुअर सॉइल, न्यूट्रिएंट डिफिशिएंट सॉइल, हिली टेरेन्स, कहीं पे भी इनको उगाया जा सकता है। सो दे आर सॉर्ट ऑफ हार्डी क्रॉप्स। ओके, तो तीसरा पॉइंट आपका यहाँ से खत्म हो जाता है। तो पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया था डायबिटिक पेशेंट और पब्लिक हेल्थ के पर्सपेक्टिव से, और दूसरा पॉइंट हमने हिडन हंगर के पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया। तीसरा पॉइंट हमने क्या डिस्कस किया? क्लाइमेट रेजिलियंस के पर्सपेक्टिव से, वेयर मिलेट्स लैग। ओके, तो ये तो हमने देख लिया कि मिलेट क्यों, ठीक है, मिलेट क्यों हमें उगानी चाहिए, क्यों अडेप्ट करनी चाहिए, तो ये यहाँ खत्म हो जाता है। लेकिन अब देखिए बहुत अच्छी बात है कि मिलेट्स न्यूट्रिएंट में अच्छे हैं, दिस दैट, पानी कम लेंगे, बट स्टिल इतना सब कुछ जब अच्छा है ही मिलेट्स के बारे में, तो हम खाते क्यों नहीं इतना ज्यादा? हम क्यों चावल रोटी ये सब कुछ खाते हैं? या फिर फार्मर्स क्यों नहीं उगाते? सबको पता है पानी कम चाहिए, इससे बढ़िया तो एक अच्छी डील हो ही नहीं सकती। तो फार्मर्स भी नहीं उगा रहे मिलेट्स को, हम भी नहीं कंज्यूम कर रहे, तो कुछ तो दिक्कत है, राइट? तो यहाँ पे भी वही चीज दिखी है जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि एक समय पे पुअर्स के लिए, चाहे वो अर्बन एरियाज हो चाहे वो रूरल एरियाज हो, राइस और व्हीट एस्पिरेशनल फूड्स हुआ करते थे। बट थैंक्स टू ग्रीन रेवोल्यूशन, देखिए मैं मानती हूँ जब ग्रीन रेवोल्यूशन भी आप प्रिपेयर करेंगे GS3 के परस्पेक्टिव से, ग्रीन रेवोल्यूशन पे आपको बहुत सारे क्रिटिसिज्म मिल जाएंगे। लेकिन आप क्या सोच सकते हैं, जिस कंट्री को, हमारे देश को जब इंसल्ट किया गया था USA द्वारा, जब हम उनसे फूड इंपोर्ट किया करते थे, ग्रेन्स इंपोर्ट किया करते थे, तो उन्होंने हमें क्या किया था? किस क्वालिटी का फूड ग्रेन दिया था उन्होंने हमें? जो वो वहां के गाय वगैरह को चारा खिलाते थे, उस क्वालिटी का हमें फूड भेजा गया था। तो वाजंट इट एन इंसल्ट टू इंडिया? तो ये ग्रीन रेवोल्यूशन ने कहीं ना कहीं हमें फूड सफिशिएंसी के साथ साथ एक्सपोर्टिंग पोटेंशियल दिया, एक डिग्निटी दी, सेल्फ रिस्पेक्ट दी। वी अंडरस्टैंड रीजनल इम्बैलेंस हुआ है, बहुत कुछ हुआ है, बट ये चीज ऐसी है जो आप नहीं निग्लेक्ट कर सकते, नहीं डिनाई कर सकते। तो थैंक्स टू ग्रीन रेवोल्यूशन, और ग्रीन रेवोल्यूशन से प्रोडक्शन बहुत ज्यादा रेवोल्यूशनाइज हो गया, बहुत ही ज्यादा एम्पलीफाई हो गया, बहुत ही ज्यादा बढ़ गया। और फिर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आ गया 2013 का, जितना ये बड़ा हुआ प्रोडक्शन है उसको प्रोक्योर किया गया सरकार के द्वारा, और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया। 5 किलो फूड ग्रेन मिलता था, 1 किलो 1 रुपए पर किलो, 2 रुपए पर किलो और 3 रुपए पर किलो राइस, व्हीट और ग्रेन, सीरियल ग्रेन्स के लिए। अभी तो ये भी फ्री हो गया है 2023 तक, 2023 के बाद भी एक्सटेंड होगा, हमने कल डिटेल में डिस्कस किया है। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे हम देखते हैं इवन फॉर द बेटर ऑफ रोलिंग। अब देखिए एक बहुत सिंपल लॉजिकल बात है कि हम क्यों नहीं प्रेफर करते। अब हम घर पे आप एक बारी बाजरे की रोटी, जवार की रोटी, ये सब कुछ बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है? कितना समय लगता है? आस्क योर मदर, और इफ यू कुक, प्लीज प्लीज डू दैट। और फिर देखिए कि आप क्यों रोटीज प्रेफर करते हैं, व्हीट की रोटीज, बिकॉज इट्स ईजियर, है ना? व्हीट में क्या होता है? ग्लूटेन प्रोटीन होता है, जो हम सब अवॉइड करना चाहते हैं, ग्लूटेन फ्री, ग्लूटेन, है ना? किसी को दिक्कत है डायबिटीज या ग्लूटेन एलर्जी है, तो पर ग्लूटेन का एक सबसे बड़ा फायदा क्या है? इट मेक्स द डो इलास्टिक एंड कोहेसिव, सो इट बिकम्स वेरी इजी टू रोल द रोटीज। बट दिस इज अ वेरी सिंपल एंड बेसिक आंसर टू इट कि हम क्यों रोटीज प्रेफर करते हैं व्हीट की। फॉर फार्मर्स, अब हम फार्मर्स के पर्सपेक्टिव से देख लेते हैं। कंज्यूमर्स हमने देख लिया कि हमारी चॉइस क्यों है ना, व्हीट। तो हम फार्मर्स के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको यहाँ से मिलेगा।
ओके तो फार्मर्स के लिए सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि इनका पर हेक्टेयर यील्ड बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम। अगर हम नेशनल एवरेज की बात करें तो 1 टन फॉर जवार, 1.5 टन फॉर बाजरा, 1.7 टन फॉर रागी। और अगर हम वीट को कंपेयर करें तो 3.5 टन फॉर वीट और 4 टन फॉर पैडी। तो आप कंपेयर कीजिए, इट्स ऑलमोस्ट 1/4 कम है ना। अगर हम मिलेट्स की बात करें तो इसीलिए कोई इंसेंटिव नहीं है फार्मर्स के पास। अब साथ ही में फार्मर्स को तो ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद इरिगेशन है, फर्टिलाइजर्स हैं उनके पास, एमएसपी है। साथ ही में सबसे बड़ा पॉइंट तो आपका एमएसपी का है यहाँ पे कि प्रोक्योर करती है सरकार, गारंटी है कि प्रोक्योरमेंट होगी ही होगी। तो फिर इसीलिए राइस, वीट, शुगर केन, कॉटन, ये क्या बन जाता है उनका एक, उनका गो टू क्रॉप्स बन जाती हैं। दे वुड कल्टिवेट दिस ओनली, क्योंकि उनको तो यील्ड इतनी नहीं निकल रही ना मिलेट से। तो देखिए अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके लिए वे फॉरवर्ड है। ओके जो आप जरूर, अगर इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो आप जरूर लिखिए। सबसे पहले आप प्रॉब्लम लिखेंगे कि क्या प्रॉब्लम है मिलेट्स के साथ। पहले आपने क्या कर दिया, पॉजिटिव्स लिख दिए, इतने सारे पॉजिटिव्स, आपने 3 पॉजिटिव्स यहाँ से मिल गए आपको, ठीक है। फिर आपने क्या कहा, यहाँ पे आपने चैलेंज लिखा कि चैलेंज ये है कि यील्ड नहीं है फार्मर्स के पर्सपेक्टिव से और कंज्यूमर्स के पर्सपेक्टिव से क्या है। फिर उसके बाद आप वे फॉरवर्ड में जब लिख रहे हैं तो आप ये लिखेंगे कि इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, उन्होंने बेसिकली टेस्ट किया हुआ है एक हाइब्रिड बाजरा को, पूसा 1201 को, जो बेसिकली एवरेज ग्रेन यील्ड देता है अराउंड 3 टन, 2.8 टन से ऊपर। मतलब इसका पोटेंशियल वैसे है, अगर हम इसको प्रॉपर मेच्योरिटी के साथ उगाते हैं, 4.5 टन पर हेक्टेयर। दिस इज ह्यूज, दिस इज ग्रेट, ठीक है। तो हम बेसिकली पूसा 1201 का एग्जाम्पल लिखेंगे, अ हाइब्रिड बाजरा। इस तरह के उसको प्रमोट करना चाहिए। फिर इससे जो बाजरा उगेगा उसको एमएसपी में बेसिकली सरकार को इंसेंटिवाइज करना चाहिए फार्मर्स को। तो देखिए सबसे पहली बात तो सरकार की तरफ से सिग्नलिंग आएगी, सरकार कहेगी कि इस वाले उनको हम प्रोक्योर करेंगे, तो फिर फार्मर्स वो उगाएंगे। जब एक इंसान को गारंटी है कि ये हमारा बिकेगा ही बिकेगा तो वो उगाएगा ही ना एक इंसान। तो इसीलिए आपका ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर हम इसकी बात करें तो हमने ये देख लिया कि पोटेंशियल यील्ड 4.5 टन पर हेक्टेयर है। साथ ही में 78 टू 80 डेज इसकी लाइफ साइकिल है, ग्रोइंग साइकिल है, इतने में उग जाता है। और साथ ही में इसमें कोई भी फंगल डिसीज भी नहीं हो सकती। तो इट्स अ गुड डील, इट्स अ विन विन डील, ठीक है। तो अगर हम इसको एमएसपी दे देते हैं तो साथ ही में इसमें 13 टू 14% प्रोटीन है, 55 मिलीग्राम पर केजी आयरन है और बहुत सारी जिंक है। बट द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट, वही चीज जो मैंने आपको बताया, पर एमएसपी नहीं है ना इस तरह की, तो वही हमें चाहिए। ओके तो ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी है। द चार्ट शोज, अब देखिए यहाँ पे एक चार्ट बना हुआ है जिसमें टोटल मिलेट्स के बारे में प्रोडक्शन की बात की गई है, मिलियन टन्स की। फिर बाजरा कितना है इसमें से, जवार कितना है और रागी कितनी है, ठीक है। तो बाजरा आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा है, फिर उसके बाद जवार है, फिर उसके बाद रागी है, और ये टोटल है 15.92 मिलियन टन्स, ठीक है, जो बहुत ही मीगर है, कुछ भी नहीं है ये, ठीक है। तो ये चार्ट हमें बेसिकली क्या बताता है, अब आप ये टर्म लिखिए। पहला मैंने हिडन अंगर आपको कहा था। देखिए आप इतनी बार मैं इस तरह की बातें बोल देती हूँ, इतनी बार रिपीट कर देती हूँ, आई जेन्युइनली होप कि आपके दिमाग में कहीं ना कहीं तो स्टक हो जाता होगा ये सब कुछ, ठीक है। तो जैसे टूरिज्म के बारे में हम इतनी बार बातें कर चुके हैं, इतनी सारी चीजें मैं आपको बार बार रिपीट करके बता चुकी हूँ। आई सिंसियरली होप कि आप कुछ तो लिख ही पाएंगे सिर्फ इस डिस्कशन के ही बेसिस पे, आधार पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप जरूर लिखें, आप अपने इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं, आप कैसे भी लिख सकते हैं। आप अपनी बॉडी चेंज कर रहे हैं जब एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ, आप तब लिख सकते हैं दैट मिलेट्स हैव बीन रिड्यूस्ड टू ऑर्फन क्रॉप्स, यानी कि जिनको, मतलब आप कह सकते हैं जिनको कोई उगाना नहीं चाहता, मुश्किल से कहीं लोग इसको उगाते हैं। ओवर द ईयर्स प्लांटेड लार्जली, बहुत ही मार्जिनल एरियाज में जहाँ पे मॉइस्चर स्ट्रेस है वहाँ पे इनको उगाया जाता है, जहाँ पे कोई फिर और कोई क्रॉप नहीं उग सकती बेचारों को, वहाँ उगाया जाता है। अगर हम 2003 से 4 और 2021-22 के बीच के टाइम की बात करें तो इंडिया का मिलेट आउटपुट हैज एक्चुअली फॉलन। तो हमारा 2003 में कितना बेसिकली मिलेट आउटपुट था, 21.32 मिलियन टन्स, और अब हमारा 15.92 मिलियन टन्स है। तो आप देखिए कितना बड़ा ड्रास्टिक डिक्लाइन आया है, ठीक है। ऑलमोस्ट 98% ऑफ इट इज जस्ट, और इसमें से भी अराउंड 98% जो है 15.92 मिलियन टन्स में से भी वो बाजरा, जवार
और रागी में से आ रहा है। तो बाकी जो छोटे मोटे मिलेट्स हैं जिसमें हम कुटकी देखते हैं, कोडो देखते हैं, चीना, तो ये या कुट्टू है ना, तो ये बहुत ही कम है, ये तो और ही कम है। ठीक है, तो सोल्यूशन अब देखिए यहाँ पे अब हमने एक पॉइंट जो आप जरूर लिखेंगे, आई अगेन रिपीट, IARI इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने पूसा 1201 को ब्रीड किया है। दिस इज अ हाइब्रिड बाजरा, इसको MSP में प्रोक्योर करना चाहिए। तो ये आप लिखेंगे बिकॉज इट्स पोटेंशियल यील्ड इज 4.5 टन्स पर हेक्टेयर। सो दिस पॉइंट इज ओवर। ओके, तो अब हम देखते हैं कि सोल्यूशन कहाँ लाई करता है। पहला सोल्यूशन हमें यहाँ मिल गया, ठीक है। तो दूसरा सोल्यूशन क्या है, अब देखिए हमने प्रोक्योर कर लिया, पोटेंशियल यील्ड हमारी आ गई, अच्छी खासी यील्ड आ गई पर हेक्टेयर, ठीक है। तो अब मार्केट कहाँ से आएगी, सप्लाई हमने तैयार कर ली, डिमांड हैज टू बी देयर, राइट। तो सबसे बड़ी मार्केट स्कूल से आती है, आंगनवाड़ी सेंटर से आती है, ठीक है। तो यहाँ हम देखते हैं इंडिया अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट ऑफिशियल डेटा for 2021-2022 has 26.52 करोड़ चिल्ड्रन। तो देखिए इतना सारे जो हमारे बच्चे हैं वो 14.89 लाख स्कूल्स में एनरोल्ड हैं, प्री प्राइमरी से लेके हायर सेकेंडरी लेवल्स तक, ठीक है। साथ ही में 7.71 करोड़ चिल्ड्रन और 1.80 करोड़ प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन अभी कहाँ पे हैं, आंगनवाड़ी सेंटर्स के साथ बेसिकली इंडल्ज्ड हैं। तो देखिए आंगनवाड़ी सेंटर्स और ये प्री प्राइमरी टू हायर सेकेंडरी लेवल को अगर हम एक पोटेंशियल ह्यूज मार्केट की तरह कंसिडर करें, तो यहाँ पे मिलेट्स दी जा सकती हैं अगर हम सच में एलिविएट करना चाहते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट मालन्यूट्रिशन, क्योंकि इसमें आयरन बहुत ज़्यादा है, इसमें जिंक बहुत ज़्यादा है, और आपको पता है कि कितना हद तक जो प्रेग्नेंट वुमेन है, स्टंटिंग क्यों हो रही है, क्योंकि जो एक माँ बच्चे को जन्म दे रही है वो माँ ही एनीमिक है, ठीक है, इसीलिए तो हो रही है ना। तो सबसे पहले तो माँ को एक पोषित आहार देना बहुत जरूरी है। सो मिलेट्स, यस, आयरन जिंक सबसे बड़ा, देखिए प्रेगनेंसी के टाइम पे आयरन और जिंक की बहुत डेफिशिएंसी हो जाती है, बिकॉज योर न्यूट्रिशन एवरीथिंग इज गेटिंग डिस्ट्रीब्यूटेड, राइट, इट इज गेटिंग डिवाइडेड बिटवीन यू एंड योर चाइल्ड। सो some extra effort has to be there in terms of nutrition safety and nutritional security. तो यहाँ पे it should act as a market, आप इनको basically market की तरह देख सकते हैं। Every school child and आंगनवाड़ी बेनिफिशियरी कैन बी सर्व्ड वन डेली हॉट मील, तो आप वन डेली हॉट मील दीजिए, जो बाजरे की बनी हो, खिचड़ी हो सकती है, जवार का कुट्टू की रोटी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। साथ ही में आप 150 ml का एक ग्लास मिल्क और एक एग, सो एक पूरा आहार कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ कॉम्बैट करेगी हिडन हंगर को भी, और ये सारी चीज़ें। और देखिए एक और चीज़ जो यहाँ से आपको मिलती है वो ये है कि इट इज़ वेरी, अब ये पॉइंट मेरी तरफ से आपके लिए है कि हम डबलिंग फार्मर्स इनकम की बात करते हैं। तो डबलिंग फार्मर्स इनकम की बात जब हम करते हैं, अभी तक तो हो नहीं पाया, 2022 था उसका, 2020-22 पहले 20 था, फिर उसको एक्सटेंड करके 2022 बोल दिया, वो हो नहीं पाया। लेकिन डबलिंग फार्मर्स इनकम तो ज़रूर हो सकता है अगर हम मिलेट्स को प्रमोट करें तो, ओके, क्योंकि मिलेट्स को अगर हम प्रमोट करेंगे तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन होगी, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये एक इंसेंटिव वहाँ पे भी प्रोवाइड करता है, ओके। द सेंटर हैज़ टू एग्जिस्टिंग स्कीम्स। तो देखिए अब क्या यहाँ से अगर आप एक फुल फ्लेडेड होलिस्टिक कॉन्क्रीट पॉइंट बनाएंगे तो आप क्या लिखेंगे कि द सेंटर इज ऑलरेडी रनिंग पोषण 2.0 एंड प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण इनिशिएटिव, जिसके तहत एक हमें मार्केट मिलती है कहाँ पे, इतने लाख 14 पॉइंट समथिंग लाख स्कूल्स में और इतने लाख आंगनवाड़ी सेंटर्स में, ठीक है। तो ये चीज़ आप लिखेंगे, ओके। द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कैन कंटिन्यू सप्लाइंग राइस। अब देखिए यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट लिखी है। तो फिर अब एक क्वेश्चन उठता है कि क्या हम अगर आप इंटरव्यू में हैं और इंटरव्यू आपका आने ही वाला है इस साल का, और क्योंकि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स को लॉन्च कर दिया गया है, 2023 शुरू हो गया है, तो यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन ऑन इट। तो फिर आप बोलेंगे, वो फिर जो आप बोलेंगे उसी से रिलेटेड वो एक सवाल पूछ लेंगे। तो फिर अगर उन्होंने एक सवाल पूछा, आपने कहा कि PDS में इनको देना चाहिए और ये सब वगैरह, तो फिर आपसे वो पूछेंगे फिर राइस और वीट को फिर हटा दो, अगर MSP सिर्फ इन्हीं को देना शुरू कर देना चाहिए। तो नहीं, इसका आपको प्रैक्टिकल भी तो होना है ना। देखिए हमारा पूरा जो नेशन वाइड प्रोक्योरमेंट है, नेशन वाइड जो स्टेबल डाइट है, वो राइस और वीट है, एंड इट शुड रिमेन एज इट इज, क्योंकि राइस और वीट को प्रोक्योर करना, स्टॉक करना, मूव करना, ये सब कुछ ईजियर है, ठीक है। तो वो रहना चाहिए वहां पे। तो जो बेसिकली पूरा अभी के लिए इंडिया पूरी मार्केट नहीं बन सकती मिलेट्स की। मार्केट अभी हमें किसको देखना है, सिर्फ और सिर्फ
जो कल के सिटीजन्स बनने वाले हैं बड़े होके, यानी कि जो स्कूल में जाते हुए बच्चे हैं, आप वहां तक खुद का अभी टारगेट रखिए, ठीक है। तो ये आपका एक आंसर है उस क्वेश्चन के लिए। बिसाइड्स मिड डे मील्स, मिलेट्स कुड बी सर्व्ड इन द फॉर्म ऑफ रेडी टू ईट फूड्स। अब देखिए एक और पॉइंट जो आपको यहाँ से मिलता है सोल्यूशन में। पहला हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने सोल्यूशन देखा था कि आप पूसा 1201 हाइब्रिड बाजरा ये उगाइए, उसके लिए एमएसपी दीजिए। दूसरा हमने क्या देखा, हमने सप्लाई तैयार कर ली। दूसरा पॉइंट आता है डिमांड का। डिमांड कहाँ से आ रही है, मार्केट कहाँ से आ रही है, आंगनवाड़ी सेंटर्स और स्कूल चिल्ड्रन, ठीक है। तीसरा अब सरकार क्या कर सकती है कि व्हाई नॉट, देखिए हम फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, सप्लाई चेन, ये सब कुछ इतना पढ़ते हैं GS3 में, और हमें पता है कि क्या बिकता है सुपरमार्केट्स में। सुपरमार्केट पे भी क्वेश्चन आ चुका है GS3 में, आप उठा के देखिए पेपर, आई थिंक 2015 या 18, आई डू नॉट रिमेंबर एग्जैक्टली। तो उसमें अब सुपरमार्केट्स में क्या होता है कि क्या है आपके स्नैक्स क्या हैं, या फिर एपेटाइजर्स क्या होते हैं, मैगी, कुरकुरे, चीटोज, ये सारी चीजें होती हैं, है ना। तो उसके हेल्दियर वर्जन भी तो बन सकते हैं, क्या पता मिलेट की कोई मैगी बन जाए, मिलेट के कोई नूडल्स आ सकते हैं, ठीक है। ओट्स नूडल्स तो आते भी हैं खैर आजकल, तो मिलेट्स के आ सकते हैं, कोई नूडल्स, वैसे ही कोई स्नैक्स हो सकता है, न्यूट्रिशन बार्स बन सकते हैं, लड्डूज में भी फॉर वुमेन जो एनिमिक हैं। तो इन चीज़ों को भी तो प्रमोट करना चाहिए, इन तरह की। अब देखिए जब सरकार, अब ऐसा आके अगर मन की बात होती है तो हमारे प्राइम मिनिस्टर आके अगर इतनी बात बोल देते हैं तो कितने लोग इंसेंटिवाइज हो जाते हैं, पता है आपको। कि छोटे छोटे बिजनेसेस हैं, छोटे छोटे स्टार्टअप्स हैं लोगों के, जो इंस्टाग्राम के माध्यम से या फिर एक छोटी सी वेबसाइट के माध्यम से ये चीज़ें बेच रहे हैं, तो इन प्रोडक्ट्स को और प्रमोशन मिलना चाहिए। तो इस तरह से बेसिकली एक पॉइंट आपका यहाँ से बनता है। 3 पॉइंट सॉल्यूशंस में भी हो गए, 3 पॉइंट हमने अच्छे देख लिए थे, एक पॉइंट हमने यील्ड का देख लिया खराब है, कंज्यूमर क्यों नहीं करता, डू नॉट वरी, मैं एक और बार रिपीट कर दूंगी अभी। द सेंटर कुड फंड एनी स्टेट विलिंग टू प्रोक्योर मिलेट्स स्पेसिफिक टू, ओके, ये सब कुछ हमने देख लिया। तो आई वुड रीड दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ। A combination of central funding with decentralized procurement linked to nutrition goals, specifically the eradication of hidden hunger among school-aged children, can do for millets what the Food Corporation of India achieved for rice and wheat। यानी कि जो FCI ने राइस और वीट की प्रोक्योरमेंट करके फिर अब हम उन्हें सब्सिडाइज रेट्स पे बेच रहे हैं और फ्री बांट रहे हैं, जो राइस और वीट के साथ के लिए फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने किया, वही अगर हम आंगनवाड़ीज और स्कूल गोइंग चिल्ड्रन के लिए डिसेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट, यानी कि नेशन लेवल पे नहीं, स्टेट लेवल पे, स्टेट में से भी लोकल लेवल पे, जिससे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए लोकल स्कूल में, अगर वो हम बेसिकली हेल्प कर सकते हैं मिलेट से, ठीक है। तो अब देखिए एक और बार मैं बहुत ब्रीफली रिपीट कर देती हूँ। पहला पॉइंट यहाँ पे ये था कि जो डायबिटीज है, पब्लिक हेल्थ का जो पर्सपेक्टिव था कि इसमें ग्लूटेन कम है, आयरन, जिंक, डाइटरी फाइबर, ये सब कुछ ज़्यादा है, ठीक है। तो दूसरा था हिडन हंगर, ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात लिखेंगे उसमें आप, और साथ में माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी के बारे में लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट यहाँ से जो आपको मिल रहा था वो था क्लाइमेट रेजिलियंस का पॉइंट, ठीक है। तो 3 पॉइंट हमने, वाई शुड वी गो फॉर मिलेट्स था। अब 2 पॉइंट हम देखेंगे, क्यों मिलेट्स में कोई दिक्कत है, हम क्यों इसे ना कंज्यूम कर रहे हैं ना फार्मर्स उगा रहे हैं। तो कंज्यूम इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि ग्लूटेन प्रोटीन है उसमें नहीं है, और इसलिए डो रोल करने में दिक्कत है, ठीक है। और फार्मर्स क्यों नहीं उगा रहे, क्योंकि लो यील्ड है, ठीक है। तो ये चीज़, फिर उसके बाद 5 पॉइंट यहाँ पे खत्म हो गए हमारे, 3 वहाँ 2 यहाँ। और उसके बाद फिर हम आते हैं सोल्यूशन पे। सोल्यूशन पहला आ रहा है डिमांड, पहले हमने सप्लाई तैयार की, हाइब्रिड बाजरा पूसा 1201। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है डिमांड पे। डिमांड हमने मार्केट तैयार कर ली, स्कूल्स की और आंगनवाड़ी सेंटर्स की। फिर हमने और सोल्यूशन तीसरा क्या देखा कि हम फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के माध्यम से कुकीज़, लड्डू, न्यूट्रिशन बार्स, मैगी के आप नूडल्स ला सकते हैं मिलेट्स के, तो ये सब कुछ हम कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप यू फाउंड इट इंटरेस्टिंग। Okay, Sanjana Tiwari, दोस्त तुम्हारी, trans woman who works to uplift lives of others like her. Now this is very important. Why am I discussing it? क्योंकि आप जानते हैं कि इस बार GS2 के पेपर में क्वेश्चन आया था कि जो राइट्स ऑफ PWDs एक्ट है 2016 का, वो तो एक लीगल डॉक्यूमेंट है, और लीगल डॉक्यूमेंट अपनाने से सेंसिटाइजेशन कंप्लीट नहीं हो जाती, जो सरकार के और सिटीजन्स के लेवल पे अभी पेंडिंग है। तो अगर आप सच में PWD एम्पावरमेंट करना चाहते हैं तो एक लीगल डॉक्यूमेंट लाने से कुछ नहीं हो जाता, एक बहुत स्टेप्स और लेने पड़ेंगे। ये क्वेश्चन था, ठीक है, जो भी आपने लिखा होगा वो बात की बात है, पर एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ट्रांसजेंडर्स एक्ट लाया गया था 2019 में, कि ट्रांसजेंडर्स खुद को आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपनी मर्जी से, उसमें मेडिकल डॉक्टर की जरूरत नहीं है, वो आपको नहीं बताएंगे आके कि आप क्या फील करते हैं या कुछ, ठीक है, ये सब कुछ था उसमें। और जॉब्स में
एडुकेशन में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है, हर जॉब इक्वली अवेलेबल एक्सेसिबल होना चाहिए हर जेंडर के लिए, ये वो एक्ट कहता है 2019 का, ठीक है। तो लेकिन ऐसा होता ही नहीं रहा, ये भी एक लीगल डॉक्यूमेंट ही, अगर क्वेश्चन यही सेम ट्रांसजेंडर एक्ट के लिए आ जाए आपके लिए, तो ये भी एक लीगल डॉक्यूमेंट है, लीगल आपने। अब मैं आपको बताती हूँ कि क्यों हमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स द हिंदू में ही हमने अभी रिसेंटली देखे थे कि ये पूरा नहीं हो रहा। एडुकेशन में और एम्प्लॉयमेंट में कितनी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होती है हमने देखा था, एक एग्जांपल। साथ ही में बहुत सारी चीज़ें ऐसी, अभी देखिए क्यों LGBTQ राइट्स है ना, क्योंकि अभी सेम सेक्स मैरिज का भी क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। और LGBTQ राइट्स में अगर हम देखें तो हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है DY चंद्रचूड़ जी, उन्होंने अभी रिसेंटली कहा था कि जो अडॉप्शन राइट्स हैं या मैटरनिटी लीव राइट्स हैं वो केवल कॉन्वेंशनल फैमिली तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जो क्वीर रिलेशनशिप्स हैं उन तक भी एक्सटेंड होते हैं। तो यहाँ से भी LGBTQ राइट्स का कॉन्सेप्ट आता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट बना देती हैं। साथ ही में अभी आपने रिसेंटली बहुत ही न्यूज़पेपर्स में, बहुत ही सोशल मीडिया पे और न्यूज़ चैनल्स पे देखा, जो MCD इलेक्शंस हुए थे अभी दिल्ली में, उसमें से जो बॉबी किन्नर जी हैं उनकी स्टोरी भी हमने डिस्कस की थी, कैसे वो पहली ट्रांस वुमन हमारी MCD की एक मेंबर बनी, जीता उन्होंने इलेक्शन। तो ये बहुत ज़्यादा अभी LGBTQ राइट्स पे बातें चल रही हैं, तो इसीलिए ट्रांसजेंडर एक्ट पे भी क्वेश्चन आ सकता है, फिर आपको बहुत सारी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। और साथ ही में एक और चीज़, NGO आप पढ़ते हैं, ये GS2 का सिलेबस उठाइए, NGO उसमें से एक टॉपिक है। और यहाँ पे मैंने बहुत विविडली देखा है कि NGO पे मैटर अच्छा अवेलेबल नहीं है, चाहे वो कौन सा भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हो, चाहे वो कोई भी एक पर्टिकुलर वेबसाइट हो जो आप समझते हैं कि उस पर मटीरियल बहुत अच्छा है। आई डू नॉट थिंक NGO पे बहुत अच्छा मटीरियल अवेलेबल है। तो एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन या तो प्रेशर ग्रुप पे या NGO पे इस पे आता ही रहता है ऑल्टरनेट ईयर में, तो आप NGOs पे बहुत कुछ लिख सकते हैं। देखिए हमेशा ना जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो आप सोचने की कोशिश कीजिए कौन से NGOs के एग्जाम्पल लिखने चाहिए, NGOs के बारे में क्या लिखना चाहिए। तो सबसे पहली बात, जब आपको पता है कि LGBTQ राइट्स के बारे में बहुत सारी बातें हो रही हैं, सो राइट अबाउट एन NGO who's वर्किंग ऑन इट, है ना, जो इस पे कोई काम कर रहा है। तो वैसे ही आपको यहाँ से एक एथिक्स में भी अगर एक केस स्टडी आ जाती है, अगेन सी इज द लिमिट, मेंस का जो लिमिट है वो सच में समुद्र ही है ना, इतना लंबा कि खत्म ही नहीं होता, इतना डीप कि खत्म ही नहीं होता, इतना सिलेबस। और उसके बाद भी जब आप पेपर देखेंगे, यूजुअली लोगों को ऐसा लगता है कि प्रीलिम्स बहुत मुश्किल है। प्रीलिम्स है मुश्किल, बिल्कुल है, क्यों नहीं है, क्योंकि इतने लाखों में से कुछ ही हजार बच्चे आगे जाते हैं, तो कितने लोग तो वहीं रुक जाते हैं। तो है मुश्किल, प्रीलिम्स का फियर होना बिल्कुल जायज़ है। पर जब आप मेंस तक पहुंचेंगे ना, मेंस इज हॉरिबल, मेंस इज सच अ पेनफुल एक्सरसाइज। तो इसीलिए आप इस तरह के डिस्कशंस या इस तरह से न्यूज़पेपर्स अगर नहीं पढ़ेंगे, एंड दिस वाज द सोल एम ऑफ कमिंग अप विद दिस चैनल, तो बहुत मुश्किल है मेंस को क्लियर करना, ठीक है। मेंस प्रीलिम्स से भी कहीं गुना ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पे एक्चुअल में सिलेबस का कैसे भी पूछा जा सकता है और आपको इतने कम समय में पेपर कंप्लीट करना है। तो इसीलिए लेट्स कम बैक टू द पॉइंट। आई वाज सेइंग कि एथिक्स में भी LGBTQ पे एक केस स्टडी आ सकती है कि कैसे एक्ट ये कहता है, एक पूरी फुल फ्लेजेड क्वेश्चन आएगा, और लेकिन एक लड़की है, एक ट्रांस वुमन है, उसके साथ इस तरह से डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। वो एक टीचर बनना चाहती थी, ये हिंदू का एक एग्जाम्पल है, मैं आपको बता रही हूँ। वो लखीमपुर खेड़ी में गई ट्रांस वुमन, और उनको वहाँ की प्रिंसिपल ने अपने ऑफिस में बुला के निकाल दिया कि आप तो दिखती भी अलग हैं, बिहेव भी अलग करती हैं, बच्चों के दिमाग पे गलत असर पड़ेगा आपके होने से। और कैसे सबने हिजड़ा हिजड़ा बुला के उन्हें बच्चों ने, टीचर्स ने चिढ़ाना शुरू किया। तो एक हफ्ते भी वो जॉब में नहीं रह पाई, उनको निकाल दिया गया। फिर जब द हिंदू और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने उनसे आंसर पूछा, उनकी प्रिंसिपल से, उस स्कूल अथॉरिटी की, तो उन्होंने बोला कि नहीं, हमने उनको इस वजह से थोड़ा निकाला है, हमने उनको इस वजह से निकाला है क्योंकि वो एक्चुअली सोशल स्टडीज की टीचर थी, उनको सोशल स्टडीज की इन डेप्थ नॉलेज भी नहीं थी। तो ये उन्होंने उसका जवाब दिया। तो एज इट इज केस स्टडी बन के आ सकती है, तो फिर आपको बहुत कुछ लिखना पड़ेगा। तो इसीलिए हम इस आर्टिकल को डिस्कस कर रहे हैं। तो जब LGBTQ राइट्स के बारे में बात करें तो NGO है एक दीपशिखा NGO के बारे में आप जरूर लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, आपको ये बात पता है, जो गे, लेस्बियन और LGBTQ जितने भी मेंबर्स होते हैं वो थोड़े से ज्यादा रिस्क पे होते हैं HIV और एड्स के, ठीक है, तो इस तरह की सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज के। तो बात ये है, ये दीपशिखा NGO क्या करने की कोशिश कर रहा है, ये LGBTQ कम्युनिटी को ये एडुकेट कर रहा है, अवेयर कर रहा है कि HIV एड्स
को प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है, सेक्स एडुकेशन देने की बात कर रहा है। तो यहाँ पे जैसे लिखा है, अगर क्वेश्चन वही आता है कि लीगल डॉक्यूमेंट के आने से केवल सब कुछ नहीं हो जाता ऑब्वियसली, तो फिर आप क्या लिखेंगे एलजीबीटीक्यू के उस क्वेश्चन पे कि सेक्सुअल एंड डिजिटल लिटरेसी की भी कमी है एलजीबीटीक्यू यूथ के अमिडेस्ट। तो इस तरह के जो एनजीओज हैं दे आर वर्किंग ऑन इट। ओके, तो अब साथ ही में यहाँ पे अगर हम पढ़ें तो यहाँ पे आप एथिक्स में एक एग्जांपल लिख सकते हैं कि कैसे संजना तिवारी, दोस्त है तुम्हारी, ये खुद के लिए कहती हैं अगर वो जब भी इंट्रोड्यूस करें कि बेसिकली कैसे एक टाइम पे शी वॉज अ सेक्स वर्कर एंड नाउ शी इज एक्चुअली एन ऑटो रिक्शा ड्राइवर। तो ये दीपशिखा एनजीओ व्हाट इट इज डूइंग इज कि ये ना ही केवल इस तरह के अवेयरनेस फैला रहा है कि क्या HIV एड्स से बचने के लिए होना चाहिए या सेक्स एडुकेशन या LGBTQ राइट्स के लिए लड़ रहा है, बल्कि साथ ही में जो LGBTQ कम्युनिटी है जो सेक्स वर्क में इंडल्ज्ड है और वहाँ पे नहीं रहना चाहती, उनको वहाँ से अगर वो छोड़ना चाहते हैं तो उनको एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करके दे रहा है। एम्प्लॉयमेंट कैसे कि इन्होंने उनको थोड़ा सा स्किल किया, संजना तिवारी को दीपशिखा ने, और फिर उनको स्किल करके एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर बना दिया नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, शी बिकेम फिनेंशियली इंडिपेंडेंट ऑल्सो। तो ये बेसिकली इट इज़ अ वेरी गुड एनजीओ आई बिलीव। अगर ये मतलब जिस तरह से काम कर रहे हैं तो आप ये बहुत कुछ लिख सकते हैं, एनजीओ का एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ओके, तो जब भी LGBTQ पे या फिर ट्रांसजेंडर एक्ट पे क्वेश्चन आए तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं देयर इज अ लैक ऑफ सेक्स एडुकेशन एंड digital literacy among LGBTQ members, and hence some NGOs and some civil society organizations are already working in this field. Okay, and then you give the example of Deepshikha. Not bound says Israel PM after UN vote for ICJ's legal opinion. तो देखिए हमने कल इसको डिस्कस किया था कि क्या हुआ है। इंडिया ने तो एब्सटेन किया है, इंडिया ने ना ही फॉर में वोट किया है ना ही अगेंस्ट में वोट किया है, हमने एब्सेंट रहना चूज किया है वोटिंग से ही। जब यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया है और वो रेजोल्यूशन क्या कहता है कि हमें बेसिकली इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का ओपिनियन चाहिए, लीगल ओपिनियन चाहिए कि क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, क्या लीगल कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं इजराइल के इलीगल ऑक्यूपेशन के पैलेस्टीनियन टेरिटरीज के। तो ठीक है, इजराइल क्या कर रहा है, गाजा स्ट्रिप में, वेस्ट बैंक में ज्यूइश सेटलमेंट्स को फोर्स कर रहा है, उसके क्या लीगल कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, प्लीज ICJ टेल अस। तो देखिए ये बात आपको पता है, जिसमें ऑफ कोर्स अगेंस्ट में इजराइल ने और US ने वोट किया, फ्रांस ने एब्सटेन किया, इंडिया ने एब्सटेन किया, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज ने एब्सटेन किया। ठीक है, तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, यहाँ पे बेंजामिन नेतन्याहू ने क्या कहा है, थोड़ा सा ICJ के बारे में आपको पता होना चाहिए और वो एस्पेक्ट जो आपको यहाँ से समझना बहुत जरूरी है। ICJ आप जानते हैं जिसे हम वर्ल्ड कोर्ट भी कहते हैं। तो यूनाइटेड नेशंस के 6 मेन ऑर्गन्स होते हैं, उसमें से एक ये ICJ है। आप जानते हैं जनरल असेंबली है, सेक्रेटेरिएट है, ट्रस्टीशिप काउंसिल है, ये सब कुछ आप जानते हैं। ठीक है, तो बेसिकली उसमें से एक क्या है, ICJ है। तो ICJ क्या करता है, और साथ ही में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आप जानते हैं, इसका जो हेडक्वार्टर्स है, ये केवल एक सारे प्रिंसिपल ऑर्गन्स में से यूनाइटेड नेशंस के एक यही है जिसका हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क में नहीं है बल्कि हेग में है। ये वेयर इज हेग, नीदरलैंड्स। ठीक है, तो ये बात आपको पता है। अब लेकिन देखिए यहाँ पे आप सोचेंगे कि ये लीगल ओपिनियन क्यों मांग रहे हैं। यूजुअली आप समझते हैं ICJ के बारे में, आप जब भी पढ़ेंगे तो आपको लगता है कि ये तो दो स्टेट यानी कि दो कंट्रीज के बीच में जो डिस्प्यूट होता है उसको सॉल्व करने के लिए बेसिकली ICJ को बनाया गया है। जी नहीं, ICJ का जो बेसिकली जूरिसडिक्शन है या फिर जो एडजुडिकेट वो करते हैं वो बेसिकली टू फोल्ड जूरिसडिक्शन ICJ का। पहला तो वो लीगल डिस्प्यूट भी जब भी किसी दो स्टेट्स के बीच में अराइज होता है उसको बेसिकली उस पर वो देते हैं, अपना वर्डिक्ट देते हैं। ठीक है, तो वो भी, लेकिन ये जो दो स्टेट्स हैं, जैसे इंडिया पाकिस्तान का हम केस देखें जो पिछले साल का केस है, इंडिया पाकिस्तान ने दोनों ने ही अपना हमने साइन किया हुआ है कि हम ICJ, अगर हम दोनों के बीच में या हमारा किसी भी कंट्री के साथ कोई डिस्प्यूट होता है तो हम ICJ का वर्डिक्ट को अपनाएंगे और उसे इंप्लीमेंट करेंगे। तो वी आर पार्टीज टू द स्टैट्यूट ऑफ दिस पर्टिकुलर कोर्ट। तो इंडिया भी था, पाकिस्तान भी था। तो इंडिया पाकिस्तान के केस में कुलभूषण जाधव जी का जो केस है वो आप जानते हैं
वो था, तो उन्होंने वर्डिक्ट दी कि पाकिस्तान को हमारे उन फॉर्मर नेवी ऑफिशियल को कुलभूषण जाधव जी, जो उनके पास अभी प्रिजन में है, उनको कॉन्सुलर एक्सेस देना पड़ेगा, यानी कि उनको लॉयर या फिर हमसे उनकी जो मदर है उनसे बातचीत करवानी पड़ेगी, जो पाकिस्तान अभी तक मना कर रहा था। तो एक तरह के डिस्प्यूट्स ये होते हैं जिसमें लीगल डिस्प्यूट्स होते हैं दो स्टेट्स के बीच में, उसमें आईसीजे का रोल आता है। दूसरा रोल कहाँ आता है, जो हम यहाँ देख रहे हैं, जब भी कोई भी यूनाइटेड नेशंस का कोई भी ऑर्गन है, जैसे यहाँ पे जनरल असेंबली, वो अगर किसी भी तरह का एडवाइजरी ओपिनियन चाहता हो किसी भी तरह के लीगल क्वेश्चन पे, तो वो बिल्कुल आईसीजे से मांग सकता है, जैसा हम इस केस में देख रहे हैं। तो ये बात आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, अगर आईसीजे पे क्वेश्चन आए तो बाकी तो फैक्ट्स हैं जो आपको हमेशा याद ही रहेंगे कि ये हेग में है एंड ऑल ऑफ दैट, ठीक है, क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम्स में तो ये बिल्कुल हेडक्वार्टर वाला क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं, वेयर इज इट लोकेटेड, इसका हेडक्वार्टर्स, ठीक है। तो बाकी तो आप कर ही लेंगे, पर ये एक जो फैक्ट है कि इसकी टू फोल्ड जुरिसडिक्शन है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ है, इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू, जिन्होंने परसों ही ओथ लेके अपना फुल फ्लेजेड मिनिस्ट्री बनाई, और उसके बाद उन्होंने ये चीज़ बिल्कुल, जब वो प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने तभी ये बात कही थी कि हम क्या करेंगे, हम वेस्ट बैंक में और सेटलमेंट्स बढ़ाने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसकी अगले दिन, दिस इज़ वेरी आयरॉनिकल एंड कोइंसिडेंटल ऑल्सो, कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इस तरह के रेजोल्यूशन को पास करवाया, ठीक है। तो फाइनली इन्होंने क्या कहा है, इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने बोला है कि देखिए, सबसे पहली बात तो आप क्या बोल रहे हैं, ज्यूइश पीपल कोई ऑक्यूपायर्स बोल रहे हैं, हमारा लैंड है, हम अपने ही लैंड में कोई ऑक्यूपायर, इंडियंस अपने ही लैंड में, क्या इंडिया कोई ऑक्यूपाई तो नहीं किया ना इंडियंस ने, आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल, जो ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो वैसे ही ये जूस का ही लैंड है और जूस ही रह रहे हैं, तो हम ऑक्यूपायर्स कैसे हुए, है ना। तो साथ ही में यूएन रेजोल्यूशन कुछ भी उठा के ले आए, वो इस हिस्टोरिकल ट्रुथ को नहीं बदल सकता कि ये ज्यूइश लैंड है, ज्यूइश होमलैंड है। तो इसीलिए ये एक डेस्पिकेबल डिसीजन है, यानी कि वर्थलेस डिसीजन है, वी वुडंट इवन कंसिडर इट, हम बाउंड करना तो बहुत दूर की बात है। तो ये इन्होंने कहा है, ओके। अब देखिए, ये बात आप जानते हैं, 87 मेंबर्स ने फेवर में वोट किया है, इसीलिए अडॉप्ट भी हो गई है रिक्वेस्ट। नेतन्याहू हाउएवर हैज गिवन नो इंडिकेशन ऑफ एनी, ओके। अब देखिए, नेतन्याहू के लिए एक बहुत बड़ी दिक्कत भी है, क्योंकि अभी वो एक कोलिजन सरकार आई है, अलायंस आई है, जिसमें बहुत, वो तो खैर राइटिस्ट खुद तो हैं ही बेंजामिन नेतन्याहू, लेकिन उनके साथ जो बाकी मेंबर्स हैं और पार्टनर्स हैं, वो एक्सट्रीम राइटिस्ट है, जायनिस्ट पार्टी, जूइश पार्टी, जो जिनका पास्ट अगर आप उन पार्टीज का उठा के देखेंगे, उनके लीडर्स का, उनकी स्पीचेस, उनकी हेट स्पीचेस, ये सब कुछ उठा के देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने, उन पे कितने सारे मर्डर के भी केसेस हैं, अरब जो माइनॉरिटीज हैं या फिर जो अरब कम्युनिटी जो इसराइल में रह रही है उनके खिलाफ। तो इस तरह के लोगों के साथ जब आप मिलकर सरकार बना रहे हैं, जो ये कह रहे हैं आपके पार्टनर्स कि हम सेटलमेंट्स को फोर्स कर देंगे, और तो फिर ये बहुत दिक्कत वाली बात है। तो लेकिन अब देखिए, इसराइल के केस में एक और बात है, इसराइल पे क्वेश्चन आ सकता है बिल्कुल, क्योंकि इंडिया इसराइल अब 30 साल सेलिब्रेट कर रहा है अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस का। 1992 में हमने डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश किए थे, खैर अब तो 2023 आ गया, पर बिल्कुल इसराइल इज़ एन इम्पॉर्टेंट नेशन। और लेकिन देखिए, ठीक है, ज्यूइश पीपल तो सारे नहीं पसंद करते पैलेस्टीनियंस को, ओके फाइन, वी अंडरस्टैंड दैट, लेकिन अब इसराइल के केस में थोड़ा सा केस अलग है। इसराइल अब यूजुअली आइसोलेटेड रहा है, क्योंकि जो अरब कंट्रीज़ हैं, सऊदी अरेबिया, यूएई और बाकी जितनी भी अरब कंट्रीज़ हैं, ईरान, इराक, तो ईरान तो खैर अभी भी इनका दोस्त नहीं है, पर ये हिस्टोरिकली ये इन्होंने वॉर्स लड़ी हैं, इसराइल ने, इजिप्ट ने, सीरिया ने, इजिप्ट ने, ये सब ने मिलकर वॉर इनके खिलाफ लड़ी हुई है इसराइल की। लेकिन अब इसराइल इनके साथ अपने रिश्ते सुधार रहा है, और ये सारे अरब नेशंस हैं, है ना। तो जब आप अरब नेशंस के साथ रिश्ते सुधारना चाहते हो और आप अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी में पैलेस्टीनियंस को हरास करते हो, तो फिर वो क्यों आपके साथ रिश्ते सुधार के रखेंगे। तो ये एक बहुत ही बड़ा डिलेमा है इस समय बेंजामिन नेतन्याहू के लिए, ओके। अब हम द हिंदू के जितने भी आर्टिकल्स हैं वो डिस्कस करेंगे, बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। एक एडिटोरियल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हैप्पीमैन जेकब ने लिखा है, जो आप जानते हैं बहुत ही बड़े, बहुत ही वेल रिनाउंड इंटरनेशनल एक्सपर्ट है, पर वो अगर आप खुद से पढ़ेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा, इसीलिए उसमें कुछ कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको दूंगी, जिससे आपके लिए वो एक्सप्लेनेशन थोड़ी और इजी बन जाए। सेवरल इंजर्ड इन अटैक्स ऑन क्रिश्चियंस इन छत्तीसगढ़। तो हम इसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में एक केस आया है कि जो मॉब लिंचिंग या फिर विजिलेंटिज्म, इस तरह के केसेस जो
जो इस्लामिक कम्युनिटी है इंडिया की और जो माइनॉरिटी कम्युनिटी बेसिकली क्रिश्चियंस, इनका जो इनके खिलाफ जो केसेस आ रहे हैं लेटली, उनके बारे में सुप्रीम कोर्ट में भी केस चल रहा है। तो उसी के वेक में थोड़ा सा, क्योंकि GS1 में आप कास्ट, रिलीजन, सेक्युलरिज्म, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं, इसीलिए आपके लिए जानना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन इंडिया एज फार एज दीज कम्युनिटीज़ आर कंसर्न, द रिलेशंस आर कंसर्न बिटवीन डिफरेंट कम्युनिटीज़ इन इंडिया। तो देखिए क्या हुआ है। तो आप अगर कभी एग्जाम्पल भी लिखना हो, क्योंकि आप GS1 में तो एग्जाम्पल ही लिख सकते हैं, उसमें आप नाम नूम भी नहीं लिख सकते बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो उसमें आप क्या लिख सकते हैं कि गौरा विलेज ऑफ छत्तीसगढ़, जहाँ पे क्या हुआ है, क्रिश्चियन फैमिलीज को बेसिकली अटैक किया गया था मॉब द्वारा, ठीक है। तो क्यों अटैक किया गया था? क्योंकि जो बहुत क्लीशे एलिगेशन जो क्रिश्चियंस पे लगाई जाती है भारत में, वो ये है कि ये जैसे इनको, ये क्रिश्चियन फैमिलीज थी इस विलेज की, गौरा विलेज की, छत्तीसगढ़ की, उनको इनवाइट किया गया एक मीटिंग के लिए। फिर वो जैसे ही वहाँ पे पहुंचे, फिर उनको स्टिक्स के साथ और थ्रोन्स के साथ और स्टोन्स के साथ अटैक किया गया, और उनको बोला गया मेजॉरिटी कम्युनिटी द्वारा कि आप फॉरेन रिलीजन क्यों आप फॉलो करते हैं, ठीक है। तो आप जाइए और किसी फॉरेस्ट वगैरह में रहिए, यहाँ पे आपके लिए कोई जगह नहीं है। तो इस तरह के केसेस उभर के आ रहे हैं। Okay. India and Austria to sign migration and mobility agreement, shore up ties. Now this is a very important article. Why is it important? क्योंकि अब देखिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये आर्टिकल आ गया है, तो इसीलिए जो अभी थोड़े ही दिन पहले हमने एक आर्टिकल एडिटोरियल डिस्कस किया था इंडियन एक्सप्रेस में, डॉक्टर C राजा मोहन जी द्वारा लिखा हुआ, अब उसका एक एग्जाम्पल मुझे मिल गया आपको बताने के लिए। तो उस एडिटोरियल को जब मैं एक्सप्लेन कर रही थी, तो मैंने उस पूरे एडिटोरियल को बताया, जब उसमें 5 पॉइंट लिखे हुए थे कि कैसे भारत रशिया का एक ऑल वेदर फ्रेंड तो है, हम उनका साथ अभी भी नहीं छोड़ रहे, जब सारी कंट्रीज एक्सपेक्ट कर रही हैं कि शायद भारत भी कभी कंडेम करेगा रशिया की यूक्रेन वॉर को, पर हम स्टिल अपने ऑयल इंपोर्ट्स बढ़ाते जा रहे हैं, ये सब वगैरह। पर हम यूजुअली रशिया को क्यों प्रेफर करते हैं? क्योंकि वो एंटाई इंपीरियलिज्म के लिए खड़ा रहता है। अभी पुतिन ने भी रिसेंटली बोला कि वेस्ट तो ना ही सिखाए हमें पाठ, क्योंकि वेस्ट यानी कि US ने सबसे पहले न्यूक्लियर बॉम्ब हिरोशिमा नागासाकी, उन्होंने पूरे वर्ल्ड को कोलोनाइज किया है एक टाइम पे, UK। तो ये सब कुछ इस तरह की बातें रशिया से सुनने के लिए मिलती है, और इसीलिए हम उनमें सोलेस ढूंढते हैं, कंफर्ट ढूंढते हैं भारत। लेकिन हम एक और चीज चाहते हैं, और वो ये है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, वो उस एडिटोरियल में भी लिखी थी कि हम सेंट्रल यूरोपियन कंट्रीज के साथ अपना रिश्ता सही करना चाहते हैं, बायलेटरल ट्रेड बढ़ाना चाहते हैं। ये एक ऐसी जगहें हैं, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, करीबियन कंट्रीज, सेंट्रल यूरोप, सेंट्रल एशिया, ये कुछ कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे हमारा फुटप्रिंट बहुत ही कम है। जैसे अगर हम सेंट्रल एशिया की बात करें, तो हमारा अराउंड $2 बिलियन के करीब सिर्फ ट्रेड है पूरे सेंट्रल एशिया के रीजन के साथ। अगर वहीं आप चाइना को कंपेयर करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा है, 10 फोल्ड ज़्यादा ऑलमोस्ट। तो वैसे ही सेंट्रल यूरोपियन कंट्रीज ऐसी जगह है जहाँ पे भारत अपना फुटप्रिंट बनाना चाहता है। वो तो आपको इस अग्रीमेंट के साथ ही पता चल रहा है कि वी आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन, अपने नेबरहुड से भी हम बाहर निकल के देखना चाहते हैं। वी वांट टू हैव गुड रिलेशंस विद अफ्रीका, तभी हमने डेफ एक्सपो अभी कंडक्ट किया, डिफेंस एग्जीबिशन अफ्रीकन यूनियन के साथ। तो बहुत सारी चीज़ें हम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर हम सेंट्रल यूरोपियन कंट्रीज के साथ अपना रिश्ता बढ़ाना चाहते हैं, तो एक हमें उनका भी व्यू पॉइंट समझना पड़ेगा कि वो रशिया को किस तरह देखते हैं, ठीक है। हम रशिया को कैसे भी देखते हैं, लेकिन रशिया का जो पास्ट है वो भी इंपीरियलिस्टिक ही है। कहीं ना कहीं वो अगर एंटी इंपीरियलिज्म के लिए खड़े होते हैं, लेकिन जो सेंट्रल यूरोपियन कंट्रीज है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, वो उसको, रशिया को एक इन्वेजनरी पावर की तरह देखती हैं, क्योंकि रशिया एक समय पे सोवियत यूनियन का पार्ट हुआ करता था, और उनका जो सोवियत नॉस्टैल्जिया है वो अभी भी गया नहीं है, और वो कहीं ना कहीं अभी भी चाहते हैं यूक्रेन को, वो राइटफुली अपना मानते हैं, अपना ही एक एक्सटेंशन मानते हैं। वैसे ही अब कजाकिस्तान है सेंट्रल एशिया का एक पार्ट, वो डरने लगा है, जबकि कजाकिस्तान हैज बीन अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ रशिया। लेकिन अब कजाकिस्तान इज अफ्रेड कि अगर यूक्रेन पे इन्वेजन हो सकता है तो हम पे भी हो सकता है। तो धीरे धीरे सारी कंट्रीज बहुत ज़्यादा इंपीरियलिस्टिक ही देखती हैं रशिया को, उनके जार को, फिर जो जो भी कम्युनिस्ट पार्टीज आए। तो अगर हमें सच में इनके साथ एक रिश्ता बढ़ाना है, इस सेंट्रल यूरोपियन कंट्रीज के साथ, सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ, तो कहीं ना कहीं एक बहुत टाइट रोप है जिसपे हमें चलना पड़ेगा। इट्स गुड ओनली कि हम अभी तक कंडेम नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम फॉर में भी नहीं बोल रहे हैं। रशिया को सपोर्ट भी कहाँ किया है हमने? मिस्टर मोदी ने जब ये बोला दैट दिस एरा इज नॉट अ वॉर, ऑफ कोर्स वो एक डिपिक्शन थी कि हमें एम्बेरसमेंट हो रही है, हम रिश्ता बढ़ाना चाहते हैं बाकी कंट्रीज के साथ, लेकिन बाकी कंट्रीज के पास हम जैसे ही जाते हैं वो हमसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, आप किसकी साइड पे हैं? आप रशिया की साइड पे हैं या यूक्रेन की साइड पे? तो हमें कुछ नहीं समझ आता है कि हम क्या बोलें। तो ये एक एम्बेरसमेंट है जो मिस्टर मोदी ने उस समय
एग्जिबिट की थी। तो इसीलिए अब हम इसी के एंगल से देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो बेसिकली एक स्पोक्स पर्सन है, ओके आई वुड रीड इट फर्स्ट, उन्होंने पहले ही ये चीज़ बता चुकी है कि आप साइड लाइन्स पे नहीं रह सकते, आपको एक स्टैंड लेना ही पड़ेगा कि ये, क्योंकि जो इस तरह का इन्वेजनरी वॉर हो रहा है, रशियन वॉर ऑफ एग्रेशन, ये ना ही केवल पूरे यूरोप के लिए खतरनाक है, पूरे वर्ल्ड के लिए खतरनाक है। तो आप इंडिया विल स्टे एट द साइड लाइन्स, ऐसे थोड़ा ना हो सकता है। ये पहले ही हमें बोल चुकी हैं सेंट्रल यूरोपियन कंट्रीज, और इसीलिए ये मैं आपको उस आर्टिकल की याद दिला रही थी कि if India wants to genuinely become a superpower one day, genuinely want to become a विश्व गुरु, तो उनकी एक्सेप्टेबिलिटी हर जगह होनी चाहिए। पर ये बहुत डिफिकल्ट स्टांस है, क्योंकि कहीं ना कहीं रशिया हमारा एक फ्रेंड रहा है बहुत ही पुराना। ओके, तो वी विल रीड इट फर्स्ट। क्लोज ऑन द हील्स ऑफ सिमिलर मोबिलिटी अग्रीमेंट्स, यानी कि इसका मतलब ये है कि हमने फ्रांस के साथ, यूके के साथ, जर्मनी के साथ और फिनलैंड के साथ बहुत ही रिसेंटली इंडिया ने साइन की है कॉम्प्रिहेंसिव माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट MMPA, और फिर अब हम फाइनली मंडे को साइन कर रहे हैं ऑस्ट्रिया के साथ अपनी MMPA, यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो इसके तहत हम बेसिकली क्या करना चाहते हैं, वी वांट टू एक्चुअली मेक श्योर, क्योंकि देखिए ऑस्ट्रिया में यानी कि वियना जो इसकी कैपिटल है, बहुत ज़्यादा इलीगल माइग्रेशन हो रही है भारत से। तो यहाँ पे लास्ट ईयर क्या हुआ है, 15,000 लोग जो इलीगली गए हैं भारत से वहाँ पे, ठीक है। तो इसीलिए अब देखिए दिक्कत ये नहीं है कि माइग्रेट करना बुरी बात है, इलीगली माइग्रेट करना बुरी बात है, क्योंकि अगर आप रिफ्यूजीज की तरह भी जा रहे हैं या फिर अगर आप माइग्रेशन की तरह भी जा रहे हैं, तो वहाँ पे आपको असाइलम या बहुत सारे राइट्स होते हैं हर कंट्री में जो आपको मिलते हैं रिफ्यूजीज को, माइग्रेंट्स को। लेकिन अगर आप इलीगली आ रहे हैं, आप डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है आपके वेरिफिकेशन के लिए, कुछ भी नहीं है, तो फिर आपको असाइलम भी नहीं मिल सकता, फिर आपको वापस ही भेजना पड़ेगा और आपके साथ हरासमेंट भी हो सकती है वहाँ पे। तो फिर वहाँ की सरकार कुछ नहीं कर सकती आपके लिए। तो इट इज़ बेटर कि इलीगल माइग्रेशन को रोका जाए, तो इसीलिए ये मोबिलिटी एग्रीमेंट को साइन किया गया है, ठीक है। देखिए क्या होगा, इसके क्या क्या पॉइंट्स होंगे, प्रोविजंस होंगे, ये हम कल की न्यूज़पेपर में डिस्कस करेंगे। अभी मैं इसको यहीं तक रखना चाहती हूँ सो दैट वी डू नॉट गेट कंफ्यूज, क्योंकि यहाँ पे कुछ लिखा ही नहीं है। ओके, इंडियाज डिलेमास ऑन इन एन एशियन सेंचुरी। तो अब देखिए ये हैपमैन जेकब ने लिखा है, ये आर्टिकल की हम बात कर रहे थे। एशियन सेंचुरी पे डेफिनेटली एक क्वेश्चन आ सकता है GS2 में, इंटरनेशनल अफेयर्स के सेक्शन में, ठीक है। तो एशियन सेंचुरी पे या फिर ऐसे आ सकता है एशियन सेंचुरी पे, ठीक है। तो उसके पर्सपेक्टिव से ये आर्टिकल समझना बहुत जरूरी है। तो देखिए जो 2022 था वो एक मोमेंटस ईयर था भारत के लिए और पूरे संसार के लिए, पर 2023 हमें और डिफिकल्ट दिखेगा, इनका ये कहना है, क्योंकि जियोपॉलिटिकल जो टसल चल रही है, बहुत तरह की दिक्कतें हैं, वो और ज़्यादा शार्पन हो सकती हैं, ठीक है। अभी इनिशियली कुछ भी नहीं है, एक्चुअल जो पॉइंट्स हैं वो यहाँ से शुरू होंगे बात से, ठीक है। द जियोपॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक राइज ऑफ एशिया कोइंसाइड्स विद, अब देखिए इसमें कोई डाउट नहीं है कि एशिया अब सेंटर बन चुका है, जैसे ऐसे कहते हैं ना कि अटलांटिक से एशिया सेंटर हाउस बन चुका है हर एक चीज़ का, हर एक इंडो पैसिफिक देख लीजिए आप, वो एशिया में ही है। हर चीज़ अब बेसिकली जो असली फोकस है पूरे वर्ल्ड का वो एशिया है, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि हम जियो पॉलिटिकली राइज कर रहे हैं, इकोनॉमिकली राइज कर रहे हैं, लेकिन हमारे राइज के साथ साथ बहुत सारे और रीजनल और ग्लोबल डेवलपमेंट्स ऐसे हो रहे हैं जो हमारी इस एशिया की राइज को, एशिया की स्टेबिलिटी को, प्रोस्पेरिटी को थ्रेटन करता है, ठीक है। और अगर हमारे एशिया की इस स्टेबिलिटी को थ्रेटन करता है, तो इंडिया जिस तरह की एशियन सेंचुरी अभी इमेजिन कर रहा है, शायद वो वाली एशियन सेंचुरी आने ही नहीं वाली, बहुत सारे चैलेंजेस हैं, ठीक है। तो वो हम देखेंगे। द विड्रॉल ऑफ द US फ्रॉम मच ऑफ द कॉन्टिनेंटल एशिया एंड एग्रेसिव राइज ऑफ चाइना। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि एशियन सेंचुरी आएगी, उसको डोमिनेट कौन करेगा, एशिया का रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा। तो ये जो चाइना है मोस्ट प्रोबेबली यही है, ऑफ कोर्स, है ना, क्योंकि लेकिन चाइना में अब एक दिक्कत है, इट इज़ एन एग्रेसिव नेशन। Okay, so aggressive rise of China and Ukraine war appears to have ended the great power concern in Asia, or what appeared as okay. Today, two major powers, Russia and China, are trying tough, though in varying degrees, to undermine the global balance of power, with several regional powers such as, अभी क्या हो रहा है कि रशिया और चाइना क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, जो ग्लोबल बैलेंस ऑफ पावर है, जिसमें US एक अकेला पोल बचा है अभी, और वेस्ट एक तरफ है, ग्लोबल हेजेमनी है लिबरलिज्म की, इस तरह के जो बैलेंस ऑफ पावर को थ्रेटन करने की कोशिश कर रहे हैं रशिया और चाइना, जो अब नए दोस्त बन गए हैं। साथ ही में रशिया और चाइना को चलो एक साइड कर दिया, वेस्टर्न कंट्रीज को एक कर दिया जिसको US लीड कर रहा है, लेकिन अब तीसरा फ्रंट भी निकल के आ रहा है, जिसमें क्या है, छोटे छोटे जो हमारे और
देश हैं, जैसे ईरान। ईरान खुद की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के बारे में बात करता है। टर्की, टर्की क्या कहता है कि मैं नेटो का मेंबर हूँ, लेकिन मैं साथ ही में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का भी फुल फ्लेजेड मेंबर बनना चाहता हूँ। तो आप देखिए, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में रशिया, चाइना है, ठीक है, और नेटो पूरा यूएस लेड है और यूरोपियन लेड एक बॉडी है। तो टर्की दोनों का पार्ट बनना चाहता है। अब इंस्पायर्ड किससे है? इंडिया से इंस्पायर्ड है। क्यों? क्योंकि इंडिया क्या कहता है, यूएस भी हमारा दोस्त है, रशिया भी हमारा दोस्त है, तो रशिया के साथ हम तेल मंगाएंगे, लेकिन यूएस के साथ भी हम बाकी अपनी युद्ध अभ्यास जैसी एक्सरसाइजेस करेंगे। तो जब इंडिया स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एक्सरसाइज कर सकता है, नॉन अलाइनमेंट एक्सरसाइज कर सकता है, तो हम बाकी कंट्रीज को भी इंस्पायर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल टर्की, नाउ टर्की सेज वी ऑल्सो वांट टू एक्सरसाइज स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। तो इस तरह के और देश हैं जो अब बेसिकली ये भी हैं कुछ रीजनल पावर्स उभर के आ रही हैं, ठीक है। एशिया में भी headed towards more global prominence, but instability will be its possessive partner. बिल्कुल एशिया ग्लोबली एक बहुत ही प्रोमिनेंट जगह होने वाली है, पर एशिया में इंटरनली कितनी इंस्टेबिलिटी होने वाली है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कंसिडर करना। फॉर इंडिया, द राइज ऑफ एशियन सेंचुरी might turn out to be too steeped in harsh geopolitics for its comfort. अब देखिए भारत क्या है ना, भारत यूजुअली रिस्क एवर्स है, हम बहुत रिस्क नहीं लेना चाहते, हम बहुत हार्ड लाइन व्यूज नहीं करते, हम बोलते भी नहीं हैं, बहुत ही सटल व्यूज रखते हैं, बहुत स्टेटस कोस्ट है, यानी कि जैसा है वैसे ही रहने दो। मैं आपको इसका एक और एग्जांपल देती हूँ स्टेटस कोस्ट का, जो आप याद रखिएगा, आपको समझ आ जाएगा कि हम इंडिया स्टेटस कोस्ट कैसे है, जो है वैसे ही रहना देना चाहते हैं। तो हम बेसिकली क्या चाहते हैं, हम बहुत रश में नहीं है, हम चाहते हैं धीरे धीरे ग्रेजुअल पीसमिल रिफॉर्म्स आए। जैसे अभी रिसेंटली रुचिरा कंबोज जी, जो भारत की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है यूनाइटेड नेशंस में, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि बिल्कुल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स आने चाहिए और परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए भारत को। ये तो हमारा कितने सदियों से ये स्टैंड है। लेकिन साथ ही में उन्होंने ये भी कहा, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि रश में बड़ी जल्दी जल्दी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म हो जाए, क्योंकि वो हमें पता है कि बहुत हम चाहते हैं ग्रेजुअल हो। यही रुचिरा कंबोज जी ने कहा एग्जैक्टली। हम क्यों चाहते हैं, आप खुद सोच के देखिए, क्योंकि एशिया में अगर हम चाहते हैं कि एशिया को अपना ड्यू मिलना चाहिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में और इस तरह की बात है, तो एशिया में अगर हम अपनी परमानेंट मेंबरशिप की बात करेंगे तो पाकिस्तान का हमें भी मिलनी चाहिए, है ना। तो ये जो किस तरह से रिफॉर्म होगी, कौन कौन सी सीट ऐड हो जाए, इंडिया के कंफर्ट जोन में वो है सीट का ऐड होना या नहीं है, चलो हमारा तो हो जाए वो तो बहुत अच्छी बात है, पर और किस तरह से वीटो पावर किसको मिलेगी किसको नहीं मिलेगी, हम रश नहीं चाहते, हम स्टेटस कोस्ट हैं, अभी जैसा है वैसे ही चलता रहे, धीरे 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 हम टाइम लेंगे और रिफॉर्म्स हो जाएगा, ठीक है। तो हम इस तरह के इस तरह के कंफर्ट में रहना चाहते हैं। इज इट देयरफॉर प्रिपेयर टू डील, और इसीलिए क्वेश्चन हैप्पी मॉन जैकब ये पूछते हैं कि क्या हम प्रिपेयर्ड हैं जो हार्श हेडविंड्स आने वाली हैं एशियन सेंचुरी के लिए। एशियन सेंचुरी अब देखिए यहाँ से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिल्लीज डिलेमास है, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे भी हम कुछ कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट यहाँ से शुरू होता है। एशियन सेंचुरी एंड मल्टीपोलैरिटी, देयर कैन बी नो मीनिंगफुल एशियन सेंचुरी इन अ यूनि। अब देखिए वही बात है, जब तक एक यूनिपोलर वर्ल्ड है जिसमें यूएस लीड कर रहा है, यूएस सोल सुपर पावर बची है अभी, तो तब तक एशियन सेंचुरी मीनिंगफुल कैसे हो सकती है। देखिए यूएस तो एशिया का पार्ट भी नहीं है, तो जब तक यूएस सुपर पावर है अकेला, तो एशियन सेंचुरी का तो नामो निशान कभी भी उठ ही नहीं सकता, वो इतना सिग्निफिकेंट हो ही नहीं सकते, ठीक है। तो इसीलिए हम इस यूनिपोलर वर्ल्ड को के ऑल्टरनेटिव्स ढूंढते हैं। अच्छा क्या हो सकता है, तो फिर एक ऑल्टरनेटिव है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड हो, जो भारत भी कहता है, जिसमें क्या होगा कि ग्लोबल स्टेज पे रशिया, चाइना, जापान, इंडिया और ऐसी स्मॉलर पावर्स अपने आप को भी एजर्ट करती है, अपनी पावर को एजर्ट करती हैं ग्लोबल स्टेज पे। तो ये होता है मल्टीपोलर वर्ल्ड, यानी कि कोई एक सिंगल पोल नहीं है, हर एक कंट्री अपने में पोल है, ठीक है। अब फिर एक और अल्टरनेटिव क्या है, एक और अल्टरनेटिव है जो बिल्कुल भारत को पसंद नहीं है, वो है एशिया का ही राइज हो, मतलब यूनिपोलर वर्ल्ड का एक कॉन्ट्रास्ट हो एशिया में, और उस एशिया का लीडर है, रिप्रेजेंटेटिव है चाइना। तो इसमें तो बिल्कुल भी हम कंफर्टेबल नहीं है, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे लिखी है। लेकिन अब हैप्पी मॉन जैकब एक क्वेश्चन पूछते हैं, हमारा जो कंफर्ट जोन है वो मल्टीपोलर वर्ल्ड है, मल्टीपोलर एशिया है, लेकिन क्या मल्टीपोलर एशिया भी इंडिया के इंटरेस्ट के हिसाब से चलेगा कि नहीं। तो इन्होंने कहा है नॉट नेसेसरली ईदर, जरूरी नहीं है कि जो मल्टीपोलर एशिया का हम सपना देख रहे हैं, मल्टीपोलर वर्ल्ड में मल्टीपोलर एशिया, वो भी इंडिया के इंटरेस्ट में होगा कि नहीं, हम इसमें भी डाउटफुल हैं। ओके, मोर सो while multipolarity is desirable in theory, what kind of multipolarity are we seeing the emergence of? For India, multipolarity is one premised
on the rule of law or peaceful coexistence in the words of. अब देखिए यहाँ पे वही चीज़ लिखी है कि हम coexistence में believe करते हैं, multipolarity, you know, जैसे यहाँ पे लिखा है we sharpening opposition against the so called weaponization of globalization. तो देखिए बात क्या है कि हम मल्टीपोलैरिटी में बिलीव तो करते हैं, लेकिन वो मल्टीपोलैरिटी भी तो स्टेबल होनी चाहिए, उसमें रूल ऑफ लॉ, इंटरनेशनल लॉ, उसके हिसाब से सब कुछ चलना चाहिए, हर कोई एक दूसरे की सोवरेनिटी को रिस्पेक्ट करे, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को रिस्पेक्ट करे, इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स का रेजोल्यूशन पीसफुल नेगोशिएशन की तरह हो, है ना, ग्लोबल कॉमर्स जो है, सी है, यू नो, आइस कैप्स वगैरह हैं, इन सब पे सबका हक उतना ही है जितना किसी भी एक कंट्री का है। लेकिन ऐसा क्या होगा, ये हमारा सपना है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि रशिया अपने आप को एग्जर्ट करता है, चाइना अपने आप को एग्जर्ट करता है, टर्की अपने आप को अलग तरह से, ईरान के वो कुछ और है। तो इस तरह के जो एशियन पार्टनर्स हैं, ऑफ कोर्स वी डाउट कि मल्टीपोलैरिटी में ये बिलीव कर, इंडिया करता है ना, ये करते हैं कि नहीं, इनसे भी तो पूछना पड़ेगा। चाइना तो बिल्कुल भी नहीं करता मल्टीपोलर एशिया में बिलीव। चाइना कहता है मल्टीलैटरलिज्म, मल्टीपोलैरिटी में बिलीव करते हैं। तो भारत चाइना को कहता है कि जब आप मल्टीपोलर वर्ल्ड में बिलीव करते हैं तो मल्टीपोलर एशिया में तो बिलीव कीजिए। एशिया में आप डोमिनेट करना चाहते हैं, संसार में आप मल्टीपोलैरिटी चाहते हैं, तो ये एक हिपोक्रेसी है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज लिखी है कि मल्टीपोलर एशिया का सबसे बड़ा जो आप कह सकते हैं कि एलिमेंट होने वाला है, वो होने वाला है मल्टीपोलर फिनेंशियली। ठीक है, तो क्या बेसिकली हम क्या चाहते हैं, हम जो अभी करंट फिनेंशियल एराना चल रहा है, यानी कि मैं अब यहाँ पे ये एग्जांपल नहीं दे रही जो यहाँ पे लिखा है, मैं आपको कुछ और बता रही हूँ कि वेस्ट वर्ल्ड बैंक है या फिर IMF है, जिसको वेस्ट डोमिनेट करता आ रहा है आज तक, यूनिपोलर ही समझ सकते हैं आप। अब देखिए इनके खिलाफ हम एक टफ रेजिस्टेंस दे रहे हैं और हम इनके खिलाफ ऑल्टरनेटिव्स प्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे अभी हमने क्या बना लिया, वॉस्त्रो मैकेनिज्म रशिया के साथ, जब उनको स्विफ्ट से निकाल दिया गया, NDB यानी कि जो ब्रिक्स का बैंक है, ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक, इस तरह के जो बैंक है दे आर इमर्जिंग। और ये जो करंट जो बेसिकली फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म्स हैं, हम सबसे बड़ा जो एशियन सेंचुरी का एलिमेंट होने वाला है वो इन फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म्स को एक टफ रेजिस्टेंस देना होगा। लेकिन बात ये है, इस फाइनेंशियल रेजिस्टेंस में भारत कंफर्टेबल है कि नहीं, क्योंकि क्या हम कंफर्टेबल हो जाएंगे एक डॉलर बेस्ड ट्रेड को छोड़ के युआन बेस्ड ट्रेड करने में? क्योंकि सबसे बड़ा, अगर हम एशियन सेंचुरी का टाइम आएगा तो युआन, चाइना की जो करेंसी है, वही तो डोमिनेट करेगी ना। तो क्या हम कंफर्टेबल होंगे युआन को अपने फॉरेक्स में बढ़ाने में, इनमें डील करने में, एंड ऑल ऑफ दैट। Delhi's dilemmas. New Delhi has consistently campaigned for a multipolar world where key Asian powers have a place at the high table of international politics, yet it may hesitate to engage the emergent. Okay. अब यही चीज़ कि इंडिया एक डीपली स्टेटस कोस्ट, जैसे मैंने अभी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का एग्जांपल दिया, वही चीज़ यहाँ पे लिखी है। इंडिया चाहता है स्लो, पीसफुल, कंसेंशुअल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सिस्टम। हम रश नहीं चाहते, क्योंकि हमें पता है चेंज तो हम चाहते हैं, पर अगर जल्दी जल्दी चेंज होगा तो उसके साथ केओस भी आएगा, और हम इसको बेसिकली अवॉइड करना चाहते हैं। लेकिन हर चीज़ हमारे हिसाब से चलेगी कि नहीं, वो डिपेंड करता है ना। सेकेंड, न्यू दिल्ली's biggest fear would be an Asian century without stable multipolarity. Even if it emerges, a multipolar world is most likely going to be a passing phenomenon. देखिए, एक बहुत सिंपल सी बात है। स्टार्टिंग में क्या होता है, ये इंटरनेशनल रिलेशंस की भी एक थ्योरी है। स्टार्टिंग में क्या होता है कि मल्टीपोलैरिटी होती है, ओके फिर ये मैं आपको हिस्ट्री बताती हूँ एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। ये रियल एग्जाम्पल है। पहले था एक मल्टीपोलर वर्ल्ड, ठीक है, फिर उसके बाद आया एक बाइपोलर वर्ल्ड, फिर उसके बाद आया बाइपोलर वर्ल्ड जिसमें US और USSR आ गया, ठीक है। फिर उससे बायोपोलर वर्ल्ड से फिर एक यूनिपोलर बच गया जो US है। तो क्या हुआ, मल्टीपोलर से शुरू हुए, फिर बाइपोलर आया, फिर यूनिपोलर आ गया। तो यहाँ पे क्या होगा, जो हम जिससे डरते हैं, अभी क्या है, हम मल्टीपोलैरिटी की बात करते हैं, चलिए हो भी गई मल्टीपोलैरिटी, फिर क्या होगा, अल्टीमेटली US और चाइना बच जाएंगे इस मल्टीपोलर वर्ल्ड को कन्वर्ट करके बायोपोलर में। फिर बायोपोलर वर्ल्ड में क्योंकि US की हेजेमनी कम होती जा रही है, यूनिपोलर वर्ल्ड बन जाएगा जो चाइना डोमिनेटेड होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। इसीलिए हम कंफर्टेबल नहीं है इस तरह की मल्टीपोलैरिटी से, जो डिग्रेड होके US चाइना की बायोपोलैरिटी में कन्वर्ट हो, फिर डिग्रेड होके चाइना डोमिनेटेड वर्ल्ड में कन्वर्ट हो जाए। थर्ड, इफ अ बाइपोलर वर्ल्ड लीड्स टू ग्रेट पावर अकोमोडेशन। अब देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि US और चाइना थोड़ा सॉफ्ट कर दे अपने व्यूज को।
उन्होंने जैसे अभी रिसेंटली क्या हो गया, आपको एक और एग्जांपल देती हूँ, ये चीज़ मैंने कल भी आपको बताई थी कि जैसे अभी जो बाइडेन G20 की बाली समिट पे मिले थे, तो दोनों ने क्या बोला, शी जिनपिंग और जो बाइडेन ने एक साथ मिलकर, कि हम कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहते, कंपटीशन चाहते हैं, इसीलिए जहां भी पॉसिबल होगा हम कॉम्परेट करेंगे। तो क्या हुआ है, जो चाइना के एम्बेसडर यूएस में थे, जो गैंग, अब गैंग को बेसिकली फॉरेन मिनिस्टर बनाया जा रहा है। अब ये जो गैंग है, मिस्टर गैंग इज वेरी गुड, इज वेरी सॉफ्ट इन टोन एज रिलेटिवली जो चाइना के आज तक फॉरेन मिनिस्टर्स रहे हैं। तो इसीलिए इस सॉफ्टवेयर फॉरेन मिनिस्टर को चूज करने का जो यूएस में एम्बेसडर रह के आ चुका है, यूएस वाले काफी पसंद करते हैं। रीजन ये है कि ये कॉपरेशन चाहते हैं, और सच में कॉपरेशन ही हुआ तब तो ये बिल्कुल ही इंडिया के इंटरेस्ट में नहीं है, क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें हो जाएंगी इससे। यू अंडरस्टैंड के अब देखिए क्या होगा कि चाइना जो अभी तक यूएस जो हमारा साथ दे रहा है, क्या यूएस हमारा साथ दे पाएगा, क्योंकि चाइना से उनको दिक्कत ही होनी बंद हो जाएगी, फिर कोड का क्या होगा। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो कंसर्निंग है। ओके, तो यहाँ पे बस इतना ही था। ओके, ये कुछ नहीं कहा है, और सच में ये कुछ नहीं है। आई वॉज जस्ट रीडिंग इट आउट ऑफ माई ओन क्यूरोसिटी कि जो हमारे लोकसभा के स्पीकर हैं ओम बिरला जी, क्योंकि ये कोटा से ही आते हैं, तो कोटा के बच्चों को इन्होंने कहा है कि आप मेरे से आके मिलिए, क्योंकि मैं यहाँ का एमपी हूँ, कि बेसिकली कैसे आप अपनी एंजाइटी से डील कर सकते हैं। With push for vibrant nightlife, Delhi gets ready to be a 24/7 city. Again, just an example, अनएम्प्लॉयमेंट चल रही है, अनएम्प्लॉयमेंट को डील करने के लिए दिल्ली की तरफ से देखिए अगर कुछ दिक्कतें भी आती हैं, फ्री बी, रेवड़ी कल्चर, इस तरह के एग्जाम्पल अगर दिल्ली सरकार से आते हैं, दिल्ली सरकार की तरफ से कुछ अच्छे एग्जाम्पल भी आते हैं। तो दिल्ली सरकार की तरफ से कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स कौन से आते हैं? एक तो एग्जाम्पल जो आपको देखने के लिए मिलता है वो है हेल्थ हैप्पीनेस करिकुलम, जो आप अपने एथिक्स के हर कोई एग्जाम्पल में लिखता है, ठीक है। तो साथ ही में दिल्ली की तरफ से एक और एग्जाम्पल जो अब आप ये लिख सकते हैं वो है 24/7 दिल्ली लाइफ, यानी कि रात को भी वैसे ही दिल्ली चलेगी जैसे अभी चल रही है। उस पर हम कदम रख चुके हैं। बार्स, रेस्टोरेंट्स, लग्जरी होटल्स, इन सबको बेसिकली अब वो 24/7 काम कर सकते हैं। और साथ ही में 1 बजे तक जो बाकी जितने भी एरियाज हैं, सेक्टर्स हैं, वो काम कर सकते हैं। तो धीरे धीरे इनको भी 24/7 पे ले जाने की बात है। पर इसका मैं एक सिक्योरिटी एलिमेंट देखना चाहूंगी कि कैसे विमेन सेफ्टी, स्ट्रीट सेफ्टी इस तरह से हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। सो लेट्स सी, बट दिस अगेन इज एन एग्जाम्पल फॉर यू, जिससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी, और तो ये चीज़ हो पाएगी, क्योंकि रात को भी चल रहा है, तो कई लोग जो दिन में काम नहीं कर सकते वो रात को करेंगे। थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक द वीडियो।